नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आपका स्वागत करता हूं कैरियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग देश की कोचिंग में। दोस्तों, आज हम लोग यूनिट डिजिट लेके आए हैं और यूनिट डिजिट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज मैं आप लोगों को 23 क्वेश्चन लेके आया हूं और 23 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट्स को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और ऐसा भी नहीं है कि सभी क्वेश्चन आए हुए भी हैं और एग्जाम में किस तरीके से और पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करते हैं इकाई के अंक को लेकर के। और सबसे बड़ी बात आती है इकाई का अंक है और ये किस नाम से और पूछा जाता है, उसकी भी हम लोग बात करते हैं। जैसे इकाई का जो अंक है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम अंक, जिसको बोला जाता है लास्ट डिजिट। और सबसे बड़ी बात ये आती है, ये हम लोगों को इसलिए देखना है क्योंकि ये हमारे लिए एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये आती है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा और मैंने बोला है 3, 5, 7 और 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देखेंगे, उसके बाद वो हम लोग 23 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखना ये है कि 3, 5, 7, 9 एक नंबर लिखा हुआ है, एक संख्या लिखी हुई है और मैंने आपसे बोला है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है दोस्तों। इसमें क्या बोलेंगे कि इकाई का जो अंक है वो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमारा कौन सा अंक है, अंतिम अंक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट बोल देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक और मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिखा है 1543601। अब ये बताओ, इसमें जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है यानी इकाई का अंक है, वो क्या होगा। तो आप लोग तुरंत बोल देंगे कि इसमें सर जो इकाई का अंक है वो क्या है, हमारा 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से सबसे बड़ी बात ये आती है, इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, पुटअप करते जाते हैं। ध्यान देना, नेक्स्ट में लेके चलता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 1543 प्लस 2819 प्लस 37 और मैंने क्या बोल दिया है, 6 बोल दिया है। और आप लोगों से मैंने बोला कि ये बताइएगा कि इसमें जो इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा। तो क्या होगा, अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम लोग क्या करेंगे कि करना क्या स्टार्ट कर देते हैं कि 1543, उसके नीचे क्या लिखते हैं हम लोग 2819, फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे 376 लिखेंगे और हम इसको क्या कर देंगे, प्लस करना स्टार्ट कर देंगे। क्या दोस्तों बताइए, एग्जाम टाइम में हमें इतना काम करने की जरूरत है? भाई बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि एग्जाम हमारा सॉल्यूशन का नहीं होता है, किसका होता है, टाइम का होता है। और आप लोग देख भी रहे होंगे, इसीलिए हमारी कोचिंग का भी नाम क्या है, कैरियर टाइम। तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम हमारा टाइम का होता है। तो ध्यान देना, करना क्या है हम लोगों को, अब डायरेक्टली क्या करना है, या तो 3 और 9 कितना होता है, 12, 2 हो जाएगा, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 और 6 कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि आइए हम लोगों को दोबारा से लिखना पड़ेगा। अरे भाई बिल्कुल नहीं लिखना, ये गलती बहुत हमें करनी ही नहीं है, ठीक है ना। करना क्या है हमें कि 3 में हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, 9 को ऐड कर देंगे। तो कितना होगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 का इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। और 2 में मैं 6 को जोड़ दूंगा तो जो निकल के आएगा वो हमारा इकाई का जो अंक आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इतना काम हम लोगों को नहीं करना था, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिया कि 541 प्लस 289 प्लस 354 प्लस 173 प्लस 280। अब ये आपको बताना है कि इसमें जो इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों कि अब यहां पर भी मुझे नहीं रखना है। अब करना क्या है, जैसे इकाई का अंक इसमें, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कि जो हमारा टॉपिक है वो इकाई का अंक है, चाहे आगे कोई सा भी नंबर लिखा हुआ है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपसे बोला क्या हमें 54 से मतलब है, तो आप लोग तुरंत बोल देंगे सर हमें 54 से मतलब है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहां पर क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। और यहां पर हम लोग क्या लेंगे, 9 ले लेंगे। और यहां पर हम लोग क्या लेंगे, 4, यहां पर 3, यहां पर क्या लेंगे, 0 लेंगे। और आपको पता है सब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, जोड़ रहे हैं आपस में और सब जुड़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि एक में मैंने 9 जोड़ दिया तो हो जाएगा कितना, 10। अब ध्यान देना कि 10 में
10 में मुझे 1 से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे भाई, 0 से मतलब है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इकाई का अंक, ठीक है ना। 0 में हम लोगों ने 4 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो गए यहां तक। 4 में हम लोगों ने 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 में हम लोगों ने 0 जोड़ दिया तो क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो इकाई का जो अंक निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, ये 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज आपको लिखने की इस तरीके से कोई हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने लिया एक थर्ड क्वेश्चन ले लिया है और आपको करना है, मैंने लिया 5 4 1 3 4 7 2 8 9 3 5 6 2 8 1 और आपको यहां पर ये बताना है कि इसमें इकाई का जो अंक होगा वो क्या हो सकता है। तो ध्यान देना करना क्या है, मैंने आपसे बोला कि ये बताओ इसमें हमें जो मतलब है केवल इकाई के अंक से मतलब है, यहां पर कितना है हमारा, ये 1 है और यहां पर हमारा कितना है, 7 है। और लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि यहां पर हमारे ये सभी जोड़ रहे थे, ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जब इसको करूंगा तो 1 का गुणा इस 7 में किया तो क्या आएगा, 7 रहेगा। और 7 का मल्टीप्लाई इस 9 में किया तो 7 9 या कितना होगा, 63 63, तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का गुणा इस 6 में किया, 3 का मल्टीप्लाई 6 में किया कितना होगा, 18, तो 8 हो जाएगा। और 8 का मल्टीप्लाई इस 1 में करूंगा तो कितना जाएगा, 8 ही रहेगा। तो कहने का मतलब है इसका भी जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 निकल के आएगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्या हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। अभी तो ये चीज मैं केवल बेसिक बता रहा हूं, ठीक है ना। और बेसिक करने के बाद में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम में ना कर पाए, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर लिया है, एक 4th क्वेश्चन ले लिया है और यहां से लेकर के हम लोगों को बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन ही हम लोगों को बताता है कि हमें करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन लिया मैंने 3 4 1 5 3 3 मल्टीप्लाई 2 5 9 मल्टीप्लाई 3 4 5 मल्टीप्लाई 8 1 7 3 5 1 और आपको यहां पर आपको ये बताना है कि इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है। ध्यान दें, जब इसकी हम लोग बात करें कि 3 4 1 है, 5 3 3 है और ये 2 5 9 है, 3 4 5 है, 8 1 7 है और 3 5 1 है, और आपको यहां पर बताना है कि इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या हो सकता है। तो ध्यान देना, तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले 1 का गुणा इस 3 में किया तो भाई दोस्तों बताना क्या आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा। और इस 3 का गुणा इस 9 में किया तो 3 9 27, 3 9 या 27, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे, 5 में करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35, यानी 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और 5 का मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो फिर कितना आएगा, 5 7 या 35 आ जाएगा। फिर 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये कितना आ रहा है, ये 5 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, यहां से एक बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि यदि कभी भी मल्टीप्लिकेशन के केस में यदि इकाई का अंक कभी भी आपको क्या दिख रहा हो, 5 दिख रहा हो, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है सभी का नंबर का, या क्या हो रहा है, यहां पर गुणा हो रहा है और आपको वहां पर किसी एक नंबर में क्या दिख जाए, इकाई का अंक 5 दिख जाए, ठीक है ना। और जब 5 दिख जाता है तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने आपसे बोला है कि 5 का गुणा मैंने 1 में किया तो कितना हो जाएगा, 5 रहेगा। मैंने कहा आप लोगों से कि 5 का मल्टीप्लाई मैंने 3 में किया तो कितना होगा, 5 दिया कितना आएगा, 15, यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मैंने बोला कि 5 का गुणा मैंने 5 में किया तो बताओ कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, तो बताओ कितना आ रहा है, ये इकाई का अंक 5 आ रहा है। ऐसे मैंने बोला कि 5 का मल्टीप्लाई मैंने 7 में किया तो 35 आ रहा है, तो बताओ इकाई का अंक कितना आ रहा है, ये फिर 5 आ गया। मैंने बोला कि 5 का मल्टीप्लाई यदि मैंने 9 में किया तो कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, 45 आ रहा है, और इकाई का अंक यहाँ भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहां से क्या निकल के आता है, यदि कभी भी 5 हो और 5 के बाद कोई संख्या कैसी है, विषम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और आप जानते भी हैं 5 का टेबल पढ़ा हम लोगों ने, तो 5 10 15 25 35 इस तरीके से आते रहते हैं नंबर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि 5 है और क्या है, विषम संख्या है, तो 5 ही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि 5 का गुणा 2 में किया तो 5 दूनी 10 आएगा, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 0। 5 का गुणा मैंने 4 में किया तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन हम लोगों को बस इतना यहां पर ध्यान देना, मैं एक चीज लिख रहा हूं और आप लोग उसको नोट करेंगे कि 5 है और उसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना,
विषम संख्या में होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जरा बोलना एक बार, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलते हैं। जब 5 है और कैसा है, विषम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक क्या होता है, 5 रहता है। और मैंने बोला कि जब 5 है और कोई एक संख्या कैसी हो, सम संख्या है। कैसी है, सम संख्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, तो इसका इकाई का अंक क्या रहता है, 0 रहता है। तो ध्यान देना, मुझे ये बताओ क्या इसमें 5 दिख रहा है, तो आप लोग तुरंत बोल देंगे दोस्तों कि हाँ सर 5 है इसमें। अब ये बताओ क्या इसमें कोई संख्या सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। तो आपने कहा कि सर यहाँ 1 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 1 है। तो कहने का मतलब है इसमें सर कोई भी संख्या सम संख्या नहीं दिख रही है, सभी संख्या कैसी हैं, विषम संख्याएं। इसीलिए इसका जो इकाई का अंक रहेगा वो क्या रहेगा, 5 रहेगा। कोई भी इतना मल्टीप्लिकेशन करने की आपको नीड नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी हम लोग इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लिया मैंने और उम्मीद करता हूं ये आप लोग तुरंत जवाब दे देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। जैसे में लिखा 631 285 459 376 219 और 357। और आपको यहां पर बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या हुआ। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है एग्जाम टाइम में, वो अप्रोच को ध्यान ही नहीं रखता है। तो वो करना क्या स्टार्ट कर देता है कि 1 का गुणा करेगा सर 5 में, क्योंकि 1 का गुणा 5 में करेगा तो 5 आएगा, 5 आ जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई इस 9 में करेगा तो 45 आएगा, ठीक है ना। 5 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेगा तो कितना आएगा, 30। तो कितना आ गया, 30 में हमें मतलब किससे, 0 से मतलब है। और 0 का मल्टीप्लाई यदि 9 में करता हूं तो 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 7 में करता हूं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। कहने का मतलब है कि इसका जो इकाई का जो अंक आएगा वो कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। अब ये बताओ क्या मुझे ये सब काम करने की जरूरत थी, भाई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहां पर क्या दिख गया है, 5 दिख गया, 5 वाला केस दिख गया। और मैंने आपको बताया था 5 है और कोई एक संख्या सब संख्या आ जाए। क्या ये सम है, आप लोग कहेंगे सर ये सम नहीं, क्या है ये ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। क्या ये सम है, क्या ये इवन है, तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर लास्ट में 9 आ रहा है तो ये भी विषम है। क्या ये है, तो है। मैंने बोला था कोई एक सम संख्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो उसका जो इकाई का अंक आता है वो क्या आता है, 0 आता है। कोई भी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, जरा बताना आप लोग, इसमें आप लोग क्या हो जाएंगे, सोचना पड़ेगा कि सर इसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मैं लिखा 519 की पावर 276 मल्टीप्लाई 371 की पावर 251 मल्टीप्लाई 435 की पावर 289 मल्टीप्लाई 346 की पावर 231 152 की पावर 231। अब ये बताओ कि इसमें जो इकाई का जो अंक है, यानी जो यूनिट डिजिट है, वो इसमें क्या हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं करना है कि सर यहां पर तो पावर आ गई कि इसका मल्टीप्लाई इतनी बार हमें करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने तो बस आपको क्या बताया है कि जब कभी भी आपको 5 दिख जाए, कहां पर, बेस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, ये बताओ क्या आपको 5 दिख रहा है, तो आप लोग कहोगे कि सर इसमें 5 है। क्या बताओ 5 है, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको 2 केस बताए 5 वाले, एक तो सम वाला बताया है और ये क्या होता है, विषम वाला। और विषम वाला केस ये बोलता है कि सभी संख्याएं विषम होनी चाहिए। क्या ये विषम है, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ ये सर क्या है, विषम है। क्या ये विषम है, कि हाँ सर ये भी विषम है। क्या ये विषम है, ये विषम नहीं है, ये कैसा हो गया, सम संख्या हो गई, यानी इवन नंबर हो गया। और जब ये इवन नंबर हो गया तो बताओ क्या होगा, मैं बता चुका हूं, कोई एक सम संख्या हो जाए तो हमारा क्या बन जाता है, 0। चाहे घात यानी चाहे पावर कुछ भी हो, हम लोग डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बताओ कि इसका जो इकाई का जो अंक होगा वो क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा। अब इसकी हम लोग बात करते हैं। ये तो रहा एक मल्टीप्लिकेशन का केस रहा। जरा एक बताना क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग खुद बताएंगे, नोट करके, ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है 7 और 7 लिया है जो, और आप बताएंगे जैसे में लिखा है 3 4 2 5 4 6 9 5 5 2 8 9 3 7 5 2 4 1। अब जरा बताओ कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, तो बताएंगे जरा। और मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर निकाल भी लिया होगा।
जैसे 342 है, 546 है, 955 है, 289 है, 375 है, 241 है। अब इसकी हम लोग इकाई अंक की बात करेंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर आपने अभी बताया था कि 5 है और 5 के साथ में कोई एक सम संख्या मिल जाए तो 0 बन जाता है। भाई 5 है वो तो ठीक है, क्या इसमें सम संख्या है? तो आप कहेंगे सर ये भी सम संख्या है। मैंने तो बस ये बोला था इसमें तो कई सारी सम संख्या दे रखी हैं, लेकिन मैंने तो एक ही बोला था, तो आप लोग कहेंगे कि ये भी सर सम संख्या है। तो बताओ क्या मैं 6 हमारा सम संख्या है, क्या इसका इकाई अंक 0 होगा? भाई इकाई अंक क्या इसका 0 होगा? अरे भाई नहीं होगा। भाई 0 तो कब होता है? जब गुणा वाला केस हो। बस आप लोगों ने गलती बस यहीं यहाँ पर कर दी है, ठीक है ना। यहाँ पर संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है, गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनको जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। और जब इनको जोड़ा जा रहा है तो करना क्या है, ठीक है ना, तो हमें जोड़ना होगा। ये वाला जो केस मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, 0 और 5 वाला जो केस था, ये जो काम करता है वो केवल किस में काम करता है? मल्टीप्लिकेशन के केस में काम करता है, ठीक है ना। लेकिन हमें बात किस में कर रहे हैं? यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो दिया गया है, जो पुटअप है, वो किस में? प्लस वाला है। तो हमें करना क्या है, ध्यान दें। प्लस वाला है, ध्यान देना क्या करना है, 2 और 6 क्या करना है, 8 हो जाएगा, जोड़ना है भाई। 8 और 5 कितना हो गया, 13 है। 13 में हमें मतलब किससे? 3 से। 3 और 9 कितना हो जाएगा? 3 और 9 12, 2 हो गया। 2 और 5 कितना हो गया? 7 हो गया। और 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो इकाई का जो अंक निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें कोई गलतियां नहीं छोड़नी है, हम लोगों को हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अभी हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन जब आएंगे तो आप लोग हर क्वेश्चन को, यानी जब मैं सीट करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो धीमे धीमे हम लोग इन अप्रोच को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया तो सिलेक्शन कहां से होगा फिर हमारा, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब मैं एक कंसेप्ट लेके चलता हूं, और कंसेप्ट क्या है उसकी हम लोग बात करते हैं। कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, जैसे मैंने लिया कि 2 की घात 1, ठीक है ना, 2 की घात 1। चलो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पर ले लिया 31 की घात 24, 25 की घात 39, 76 की पावर 21 और 80 की घात मैंने ले लिया है 20। और इसमें आपको ये बताना है कि इसका जो इकाई का जो अंक होगा, इसमें जो इकाई के जो अंक हैं वो क्या हो सकते हैं। मैं 31 ले लिया है, 25 ले लिया है, 76 ले लिया है और 80 ले लिया है, और आपको इसमें यह बताना है कि इकाई का जो अंक होगा, इसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो सकता है। अब देखना यह है कि इसमें जो इकाई का जो अंक होगा, मैंने क्वेश्चन लिया और देखना है इसमें, अब इसका जो मतलब है वो क्या है, उसकी हम लोग बात करते हैं। 31 का 24 है, इसका मतलब यह है कि 31 गुणा क्या हो जाएगा, 31 होगा, गुणा 31 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 31 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 31 हो जाएगा। लेकिन ये कहां तक लिखा हुआ है? 24 बार। कहां तक लिखा हुआ है ये 24 टाइम्स तक लिखा हुआ है। जो ये क्वेश्चन लिखा जाएगा वो कहां तक लिखा जाएगा? ये 24 बार लिखा जाएगा। ऐसे मैंने इसकी बात की है, और लेकिन इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं। अब करना क्या है कि जब ये कभी भी कोई भी नंबर 24 बार लिखा हुआ है इस तरीके से लेकर के, क्योंकि पावर का मतलब होता है उतनी बार लिखना। अब ये मतलब क्या है इसका, कि जब इसका मैं गुणा करूंगा तो यानी 1 यहां पर है तो 1 का गुणा 1 में करूंगा तो 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करूंगा फिर 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करूंगा फिर 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करूंगा तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब है कि इकाई का जो अंक इसमें आएगा वो कितना आ जाएगा? हमारा 1 आएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यूनिट डिजिट जो इसका रहेगा वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब ऐसे में बात करता हूं 25 की। जब इसको लिखना है हम लोगों को कि 25 मल्टीप्लाई 25 25 25 25 और ये जो लिखा जाएगा कहां तक लिखा जाएगा? 39 टाइम्स तक, 39 बार। और जब इसको हमें सॉल्व करना है तो कहने का मतलब ये है कि जब ये 25 25 25 39 बार लिखा गया है और यहां पर इन सब का गुणा किया जाएगा, और गुणा करने के बाद में जो इसका इकाई का अंक आएगा वो कितना होगा। तो मैंने आपसे बोला है कि यहां पर तो 5 है, यहां पर भी 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 5 है, और आगे भी 5 5 होता जाएगा। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 जा जो आएगा वो कितना आएगा? 25 आएगा। और 25 में जब इसका मल्टीप्लाई किया 5 5 जा 25 तो 5 आ गया।
ठीक है ना। तो 5 का मल्टीप्लाई फिर 5 में किया तो फिर 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 का गुणा 5 में करूंगा तो 5 5 25, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 गुणा 5 करूंगा तो क्या आएगा 25, तो कितना रहेगा ये, क्या रहेगा ये 5 रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जब इकाई का अंक हमारा 1 है, चाहे घात उसकी कुछ भी है, तो इसका इकाई का जो अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ऐसे ही मैंने बोला है कि यहां पर इकाई का अंक 5 है, चाहे घात उसकी कितने भी बार लिखा हुआ हो तो इसका भी इकाई का अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब ऐसे ही मैंने 76 ले लिया है, और जब 76 लिया तो 76 मल्टीप्लाई 76 इस तरीके से हमें जो लिखना है वो कहां तक लिखना है 21 बार तक लिखना है, 21 टाइम्स तक लिखना है हम लोगों को 21 बार। और जब इसमें हमें इकाई के अंक की बारे की बात कर रहे हैं तो ये बताओ यहां पर जो इकाई का अंक है वो कितना है 6 है। अरे भाई कितना है 6 है, और 6 का गुणा इस 6 में किया तो कितना आएगा 36 आएगा, 36 आ जाएगा। और जब 36 आएगा और 36 में जो इकाई का अंक है वो कितना है 6 है, और 6 का गुणा इस फिर 6 में किया तो कितना हो जाएगा यहाँ भी 36 हो जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 का गुणा इस 6 में किया तो कितना आएगा 36 आएगा। तो कहने का मतलब है 6 ही रहेगा, कहने का मतलब कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 6 6 जा 36 आ गया, और 36 आने के बाद में इकाई का अंक 6 रहेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इस वाले 6 में होगा तो फिर 36 आ जाएगा, तो क्या रहेगा इकाई का अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा, यानी कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं आपको बस बेसिक चीजें बता रहा हूं अभी तो बाकी है क्वेश्चन करना कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस लेवल से पूछे गए हैं और किस लेवल से पूछे जा सकते हैं, क्या हमारा यानी रहेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से और बन जाते हैं हमारे एग्जाम में। अब इसके बाद लिया मैंने 80 मल्टीप्लाई मैंने लिखा 80 और गुणा मैंने लिखा यहां पर भी 80 लिख दिया, और यहां पर लिख दिया मैंने 80, और ये कहां से लिखा हुआ है ये 20 बार लिखा हुआ है, यानी 20 टाइम्स बार लिखा हुआ है। और जब ये 20 बार लिखा हुआ, जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना 0 है, यहाँ भी 0 है, 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 में 0 ही रहेगा भाई, इसमें कोई बदलाव भी नहीं होता है। इसमें भी करूंगा तो 0 रहेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 0, तो बताओ यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 0 रहेगा। तो यहाँ से बहुत ही एक सुंदर कंसेप्ट निकल के आया दोस्तों, और आप लोग देख रहे होंगे क्या है, जब इकाई का अंक मेरे साथ साथ बोलेंगे, आप लोग जरूर बोलेंगे, ठीक है। जब इकाई का अंक कितना 1 है, इकाई का अंक कितना है 5 है, इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक कितना ये 0 है, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इकाई का अंक जो आएगा यानी उनमें कोई बदलाव नहीं रहता है, जो उसकी यानी आधार होता है वही हमारा क्या रहता है उसका इकाई का अंक रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, और यहां पर मैं लिखूंगा जब यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हमारा कितना 0 है, यानी 1 है, यानी 5 है, और क्या है 6 है, यानी 0 है 1 है और क्या है 5 है, और क्या है हमारा 6 है, 0 1 5 6 है। तो कहने का मतलब है इसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी नो चेंज। इसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई। कोई परिवर्तन किस किस में नहीं होता है, नो चेंज किस में होता है, 0 में 1 में 5 में और क्या होगा 6 में होगा, यानी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात ही आती है चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे घात उनकी कुछ भी लिखी हुई है, यदि हम लोगों को 1 दिख गया, 5 दिख गया, 6 दिख गया, 0 दिख गया, तो हमें उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। कहने का मतलब है कि 0 में, मेरे साथ साथ बोलेंगे एक बार आप लोग कि 0 में और किसमें 1 में और 5 में और 6 में कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे उसकी पावर कुछ भी लिखी हुई है, हमें उस पर कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, हमें आंख बंद करते हुए उसका जवाब दे देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा और आप लोग बताएंगे जैसे, और मैंने लिख दिया यहां पर मैंने लिखा 231 की पावर 257 प्लस 345 की पावर 316 प्लस 286 की पावर 351 प्लस 541 की पावर 291। और इसमें आपको ये बताना है कि इसका जो इकाई का जो अंक है वो क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा। तो जरा बताना। मैंने बोला था अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, जब इकाई का अंक हमारा 0 है, 1 है, 5 और क्या है 6 है,
ठीक है ना। तो उसकी घात चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो, यानी इकाई के अंक में कोई बदलाव नहीं आता है। क्या रहता है? नो चेंज। अब ध्यान देना, मैंने आपसे बोला कि यहां पर जो इकाई का अंक है वो कितना है? हमारा 1 है, और उसकी घात हमारी 257 है। मतलब ही नहीं पावर से। क्या हमें पावर से मतलब है? यानी हमें कोई पावर से मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मतलब किस किस में नहीं है, ये भी मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं, क्योंकि चीजें हमारे माइंड में फिट हो जाएं, और यही चीजें हमारे माइंड में फिट हो जाएगी तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान दें, अब मैंने कहा 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, 5 है 5 का 5 ही रहेगा, 6 है 6 का 6 ही रहेगा, और यहां पर 1 है 1 का 1 ही रहेगा। लेकिन ये सभी क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, तो मैं इन सबको क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। और जब इनको जोड़ दूंगा तो 1 और 5 कितना होगा? 6 हो जाएगा। 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कितना होगा? 2 होगा। 2 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? इकाई का जो अंक आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। कोई कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। हालांकि ये भी मैंने लिख दिया, मैंने एक्स्ट्रा चीज लिख दी है, एक्स्ट्रा लिख दिया इसको, लेकिन ये भी हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखना होता तो क्या होता? 1 और 5 6, 6 और 6 12, 2 हो गया। 2 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 3 आ गया। कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को लिखने की, ठीक है ना। लेकिन चीजों को बस समझना है। बस मेरा फोकस इतना ही है कि ये चीज आपके बस माइंड में बैठ जाए कि 0 में, 1 में, 5 में और 6 में हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब एक कंसेप्ट और आगे मैं लेके चलता हूं आप लोगों को। जैसे मैंने लिखा कि 2 की घात 1, मैंने जो लिखा है यहां पर 2 की घात 1 कितना होता है? 2 ही रहेगा। मैंने यहां पर लिखा 2 की घात 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 की घात 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 2 की घात 4 की बात करता हूं तो थोड़ा सा ध्यान देना, 2 का घात का 1 का मतलब 2 ही रहेगा। 2 की घात 2 का मतलब होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 2 की घात 4 का मतलब 8 का मल्टीप्लाई फिर 2 में होगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्योंकि 2 की घात 4 का जो मतलब होगा वो ये मतलब होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया? 16 है। 16 में इकाई अंक कितना होता है? 6। तो ये हमने क्या लिख दिया? 6 लिख दिया है। ऐसे ही मैंने बोला कि भाई 2 की घात 5 का मतलब क्या हो जाएगा? अब जब 2 की घात 4 इतना हो गया तो हमें क्या मतलब है कि भाई 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। अरे भाई तभी तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 की घात 5 बन जाएगा। अब जब हमें पता है 6 यहां तक आ रहा था, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीजों को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये चीज मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 में 6 आ गया। 6 दूनी 12 में कितना आ गया? ये 2 आ गया। कहने का मतलब है कि 2 की हम लोग बात करते हैं तो 2 की घात 1 2 हो गया। 2 की घात 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 2 की घात 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 2 की घात 4 कितना हो गया? 6 हो गया। 2 की घात 5 कितना हो गया? ये 2 हो गया। इसके बाद मैंने यहां पर बोला है 3 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 3। 3 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 9। 3 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। भाई 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 27 होता है। कितना होगा? ये 27 हो जाएगा। और जब ये 27 हो जाएगा तो 27 में इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर 3 की घात 4 की मैं बात करता हूं तो मैं 7 का गुणा इस 3 में होगा तो 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और ऐसे ही बात करता हूं 3 की घात 5 की बात करता हूं, फिर 1 का मल्टीप्लाई इस 3 में हो जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 3 की घात 1 3 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। 3 की घात 2 कितना हो गया? 9 हो गया, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। 3 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 3 की घात 4 कितना होता है? 81, तो 1 रहेगा। 3 की घात 5 कितना हो जाएगा? फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 243, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन करने की जरूरत नहीं है भाई। 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, 7 हो गया। 7 गुणा 3 21, कितना? 1 आ जाएगा। फिर 1 गुणा 3 कितना आ गया? ये 3 आ गया। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 2 में 3 में चीजें क्या हो रही हैं? बदल रही हैं। क्या कुछ हम लोग कंसेप्ट मिला यहां से? अभी तो हमें कोई नहीं मिला है। अब आगे हम लोग बात करते हैं 4 की घात 1 कितना रहता है? 4। 4 की घात 2 कितना हो जाएगा? 16। 16 में इकाई का अंक कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। 4 की घात मैंने बोला भाई 3 की मैं बात करता हूं, 4 की घात 3 की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा भाई? 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। तो कितना आ गया? 4 हो जाएगा। फिर 4 की घात मैंने बोला भाई 4 कितना हो जाएगा? फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर 4 का गुणा फिर 4 में होगा कितना होगा? 16 हो जाएगा। फिर 6 आ जाएगा। ऐसे में बोला कि भाई 4 की घात 5 कितना होगा? फिर 6 का गुणा 4 में हो जाएगा कितना होगा? 24। कितना आ गया? 4 आ गया। तो ध्यान देना कि यहां से हमें एक कंसेप्ट नजर आ रहा है। क्या आ रहा है कि यहां पर एक ही नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। 4 की घात 1 4 है, 4 की घात 2 है, फिर 4 की घात 3 है, 4 की घात 4 है, 4 की घात 5 है। तो यानी 4 6 4 6 4 इस तरीके से नंबर आ रहा है।
लेकिन यहां पर ध्यान देना कि इस तरीके से आ रहा है तो हम लोग करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूं यहां से कि हमें यहां पर यह करना है, जैसे मैंने लिखा 4 को एक नंबर है और 4 की जो घात है यानी पावर, घात कैसी है, विषम है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं, ठीक है ना। और एक क्या होगा, एक होगा घात कैसी होगी हमारी, सम होगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवन बोलेंगे। जब हमें पता है जब 4 की घात हमारी सम है यानी विषम है यानी ऑड नंबर है, और जब 4 की घात हमारी ऑड है, ऑड की बात करता हूं तो ये भी हमारा ऑड है, ठीक है ना, ये भी हमारा ऑड है और ये भी हमारा क्या है, ऑड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गए, विषम हो गए। जब 4 की घात विषम होती है तो उसमें इकाई का जो अंक रहता है वो क्या रहता है भाई, 4 ही रहता है। और 4 की घात हमारी सम हो गई, जैसे इसकी बात करता हूं और इसकी बात करता हूं तो इसका जो इकाई का जो अंक है वो हमारा कितना है, 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यूनिट डिजिट में यानी 4 वाले केस में भी हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अरे भाई 4 वाले केस में हम लोगों को देखना क्या होगा, आप लोग बताएंगे क्या देखना होगा। 4 वाले केस में हमें केवल यही देखना है, घातों को देखना होगा। और जब हम लोग घातों को देखेंगे तो घातों में भी हमें क्या देखना होगा, हमें सम और विषम देखना होगा घातें, कि हमारी घात सम है और ये क्या है, विषम है। जब घात हमारी विषम होगी तो क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, बदलाव नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। लेकिन जब घात हमारी सम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। एग्जाम्पल में दूंगा अभी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि 324 की घात मैंने लिखा है भाई 256 लिख दिया, तो बताओगे कि इकाई का अंक जो निकल के आएगा इसमें क्या निकल के आएगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर 324 है और 4 वाला केस है, और मैंने आपको बताया था कि 4 वाले केस में हमें क्या देखनी होती है, पावर देखनी होती है, घात देखनी होती है। घात कैसी है, सम है या विषम, तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या में क्या होता है, सम संख्या में क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ऐसे मैंने लिया कि 1 2 3 4 की घात मैंने लिख दिया है, 215 लिख दिया। जरा बताओगे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे सर कि यहां पर कि इकाई का अंक यहां पर क्या है, 4 है। और 4 वाले केस में हमें क्या देखना होता है, घातों को देखना होता है। घात कैसी है, सम या विषम, जरा बोलो, अरे बोलो क्या होगी, विषम है। और जब घात विषम रहे तो क्या रहेगा, तो ये क्या रहेगा, ये 4 ही रहेगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब ऐसे ही मैंने बोला कि 254 की घात मैंने लिख दिया है 300, और आप लोग बताएंगे कि इसमें जो इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें जो हम लोग देखा है कि इसका जो इकाई का अंक है वो कितना है, 4 है, और ये जो घात है वो कैसी है, कैसी है, ये सम है। और मैंने आपको बताया है कि सम वाले केस में क्या होता है कि घात क्या हो जाती है हमारी, 6 हो जाती है। तो बताओ इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि चीजें बहुत आसान हैं, लेकिन हम उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं डिपेंड वो करता है। अब वही केस में आगे और लेके चलता हूं, जैसे हाँ, जैसे मैंने एक और केस लिया और मैंने आपको बताया इसमें 9 की घात 1 लिया मैंने, और 9 की घात 1 जो होता है वो क्या होता है, 9 होता है। 9 की घात 2 ले लिया मैंने, तो बताओ क्या होगा, यहां पर 9 में 81 कितना आ जाएगा, 9 में 81 तो होगा, लेकिन यहां पर जो इकाई का जो अंक निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। ऐसे मैंने लिया कि 9 की घात मैंने लिया 3, तो 1 का मल्टीप्लाई इस 9 में होगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही में लिया भाई 9 की घात 4 ले लिया मैंने, फिर 9 का गुणा इस 9 में होगा तो क्या आएगा, 81 आएगा। तो भाई इसमें भी हमें देखना है, और इसमें हमें क्या देखना है वो चीज हम लोग बात करते हैं। मैंने आपसे बोला कि 9 की घात 1 था तो क्या था, 9 ही था। भाई 9 की घात 3 है तो क्या है, 9 है। कहने का मतलब ये भी विषम है और ये भी कैसी है, ये भी विषम है। भाई जैसा वाला केस जो हमारा केस 4 वाला था वही केस हमारा कौन सा है, 9 वाला भी केस बन जाता है, ठीक है ना। और 9 वाला केस हमारा क्या बनता है, जब 9 की घात कैसी है, विषम है, तो क्या रहता है भाई, 9 ही रहता है, यानी विषम में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी ऑड वाले केस में ना तो 4 वाले में ना तो 9 वाले केस में कोई बदलाव नहीं होता है। और बदलाव किस में होता है, बदलाव जो होता है वो किस में होता है, बदलाव होगा सम वाले केस में, इवन वाले केस में, और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है हमारे पास अब नंबर कितने होते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। हमारे पास नंबर है 0 है, हमारे पास 1 है, हमारे पास क्या है
0 1 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, 4 है और क्या है 9 है। क्या बताओ कि जीरो में कोई कैलकुलेशन करनी होगी, तो आप वो कहेंगे कि सर आपने अभी अभी बताया था कि जीरो वाले नंबर में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, क्योंकि जीरो में क्या रहता है, जीरो ही रहता है। क्या बताओ 1 में कोई बदलाव होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 1 में भी कोई बदलाव नहीं होता है, 1 का 1 रहता है। क्या 5 में कुछ बदलाव होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 5 में भी कुछ नहीं होता है। 6 में होता है, नहीं होता है। मैंने बस आपको ये बताया था कि 0 में, 1 में, 5 में और 6 में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया है भाई, एक 4 वाला केस बता दिया और कौन सा बता दिया है, 9 वाला केस भी मैंने आपको बता दिया है। भाई 4 वाले केस में हमें क्या देखना है, हमें तो 4 के केस में और 9 के केस में हमें केवल क्या देखना होता है, पावर देखनी होती है, घात देखनी होती है। और घात कौन सी देखनी होती है, सम या क्या है, विषम है। अब ये तो 4 की घात हमने मान लिया, जब 4 की घात हमने मान लिया विषम है तो क्या रहेगा 4, और 4 की घात सम है तो क्या रहेगा 6। ऐसे ही 9 की घात हमारी विषम है तो 9 रहेगा, और 9 की घात सम है तो क्या रहेगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं और आप लोग बताएंगे कि इनकी आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन लिया मैंने, 289 की घात 324 प्लस 37 6 की पावर 251 प्लस 981 की पावर 291 प्लस 374 की पावर 289। अब ये बताना है कि इसमें जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैंने बोला कि ये क्या है 9 है, और जब ये 9 है और इसकी जो घात है वो कितनी है 324 है। तो आपको अभी अभी मैंने बताया था, क्या ये बताओ इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है कि नहीं करने की जरूरत है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर ये जो हमारा बेस है, जो आधार है वो क्या है 9 है, और हमें उस वाले केस में क्या देखना होता है कि उसकी घात देखनी होती है। और 9 की घात हमारी कैसी हो गई है, विषम है, यानी सम है ये, तो 9 की घात सम होगी तो क्या रहेगा 1 रहेगा। अब 6 में तो कुछ करना ही नहीं है, 6 का क्या रहता है भाई 6 ही रहता है, 1 का क्या रहता है 1 ही रहता है। लेकिन 4 की घात कैसी हो गई है, विषम हो गई, और जब 4 की घात विषम हो गई तो क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 4 और 9 में कोई कैलकुलेशन नहीं करते, उसकी पावर को देखते हैं, ठीक है ना। पावर हमारी सम है, तो यानी पावर हमारी क्या है सम है तो बदलाव होता है, लेकिन पावर यहां पर कैसी है, अरे भाई विषम है, और विषम में क्या रहता है, विषम की हम लोग बात करते हैं तो विषम में क्या रहता है 4 ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जब इसको करेंगे तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 में जो इकाई का अंक होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 0 की बात करता हूं, 1 की बात करता हूं, 5 की बात करता हूं, 6 की बात करता हूं, 9 की बात करता हूं, यानी और 4 की बात कर रहे हैं, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब नंबर हमारे कौन से बचे हैं, एक बचा है 2, एक बचा है 3, एक बचा है 7 और एक क्या बचा है 8 बचा है। ये 4 नंबर हमारे बच गए, और 4 नंबर हमारे ये बच गए हैं, तो इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और देखना है कि हमें करना क्या है। ये चीज मैं आपको पीछे बता चुका हूं। जैसे ही अब हम लोग करेंगे क्या, ये तो चीज एक क्वेश्चन को जल्दी करने का फॉर्मेट रहा। अब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो मैं किसी भी क्वेश्चन में लगा सकता हूं, चाहे वो 0 है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 5 है, चाहे वो 6 है, चाहे वो 9 है, चाहे वो 4 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 7 है, चाहे वो 8 है। लेकिन फिर भी वो चीज ना लगानी पड़े तो हम लोग इस तरीके से इनको कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने, हम लोग इसकी बात करते हैं। मैंने कहा कि भाई 2 की घात 1 2 रहा, 2 की घात 2 4 हो गया, 2 की घात 3 8 हो गया, 2 की घात 4 6 हो गया, 2 की घात 5 क्या आ गया 2 आ गया। भाई फिर से क्या हो गया, ये रिपीट हो गया। ये बताओ 2 जो रिपीट हो रहा है, क्या 1 2 3 4 तक रिपीट हुआ है, भाई 4 तक रिपीट नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे ही 5 में आया तो क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। कहने का मतलब है कि जो पेयर बन जाएंगे वो 4 के मल्टीपल में क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं, और 4 के मल्टीपल में पेयर बनने के बाद वो रिपीट क्या करने लगता है, वो रिपीटेशन होने लगता है, ठीक है ना। जैसे ही 4 कंप्लीट हुआ और 4 के बाद जैसे ही अगला नंबर आएगा तो क्या हो गया, जो पहला नंबर था वो यहां पर आ गया। जैसे ही मैंने बोला कि 3 की घात 1 है, जैसे ही 4 नंबर तक रिपीट हुआ और जैसे ही 5 आ गया तो क्या हो गया, ये वाला क्या होने लगा, रिपीट होने लगा है। तो करते क्या है हम लोग, उस चीज की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब करना क्या है, क्योंकि ये नंबर कितने बार रिपीट हो रहे हैं 4 बार, तो हम लोग करेंगे क्या, यदि कोई भी नंबर लिखा हुआ है
और उसकी जब घात लिखी हुई है और घात में हम लोग किससे भाग देंगे, हमेशा 4 से डिवाइड देंगे। भाई किससे डिवाइड देंगे, 4 से। और 4 से डिवाइड क्यों देंगे, क्यों, क्योंकि नंबर 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं, क्योंकि 4 के मल्टीपल में जैसे ही अगला आएगा वो क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। जैसे होगा क्या, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि 2 की घात ये 5 है, कि 2 की घात 5 है और इसमें मैंने 4 से भाग दे दिया इसकी घात में, तो 2 की घात क्या बचेगा, 4 से भाग दिया, तो हमें भागफल से मतलब नहीं है भाई। 4 से इसमें डिवाइड दूंगा तो बताओ शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल जो बचेगा क्या बचेगा, वो 1 बच जाएगा। और 2 की घात 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए यहां पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कहने का मतलब है जब 2 की घात ये 5 था तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका मल्टीपल क्या होगा, तो आप लोग कहोगे 2 की घात तो 4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई इस 5 का मतलब क्या होगा, 4 + 1 होगा। और आपको पता है 2 की घात 4 तक क्या हो गया, रिपीट नहीं होता है, ठीक है ना। तो 2 की घात 1 बचा, तो बताओ 2 की घात 1 कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि इतना काम न करके हम लोग ये कर सकते हैं सीधा सीधा कि जो भी पावर होगी, जो भी घात होगी, घात में हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो 4 के बाद ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि 4 का अंक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों होता है, क्योंकि वेद हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। वेद हमारे 4 ही तो होते हैं, इसलिए हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं। हमारी दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाएं भी हमारी कितनी होती हैं, 4 होती हैं। शंकराचार्य ने जो मठ डिवाइड किए थे वो कितने भागों में किए थे, 4 भागों में किए थे। और लीप वर्ष भी कितने वर्ष बाद आती है, ये भी 4 साल बाद आती है। बड़ी अजीब सी कहानी है भाई 4 की, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर भी 4 से भाग देंगे। इकाई के अंक में भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, तीन 312 की घात 23, 213 की घात 33, 412 की घात 26, 517 की घात 45। अब आपको यहां पर ये बताना है कि इसमें जो इकाई के जो अंक होंगे, इन सब में अलग अलग आपको फाइंड करना है कि इनमें जो इकाई के जो अंक होंगे वो क्या होंगे, ठीक है ना। ये चीज हमको क्या करना है, फाइंड करनी है कि इसमें जो इकाई का जो अंक होगा वो कितना हो सकता है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब कभी भी इकाई का अंक हमारे यहाँ पर 2 है, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे होता है, हमें घात से मतलब होगा, पावर से मतलब होगा। और पावर हमारी यहाँ पर कितनी भाई, 23 है। और जब हमारे यहाँ पर पावर 23 है यानी घात 23 है, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग करते क्या हैं, 4 से भाग देते हैं। और 4 से भाग देते हैं, लेकिन हमें भागफल से मतलब नहीं होता, मतलब किससे होगा, शेषफल से। यानी पेयर बनने के बाद में कितना नंबर बच गया। कहने का मतलब जैसे यदि इसको मैं देखना चाहूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि 4 × 5 यानी 4 के इसमें कितने पेयर बन गए, 5 बन जाएंगे, क्योंकि 4 × 5 = 20। लेकिन अभी कितने और बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। भाई इसका जो मतलब था, इस प्रोसेस का जो मतलब वो ये है कि 4 × 5 + 3 यानी 4 × 5 = 20 तो हो गया। यानी 4 के यानी 4 के कितने पेयर बन गए, 5। लेकिन बच कितना गया, 3 बच गया। और अपनी सीधी सीधी लैंग्वेज में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 4 का भाग हम लोग 23 में दे देंगे, तो 4 × 5 = 20, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इधर मैं लिखता हूं कि 4 से भाग देने के बाद में यदि शेषफल रिमाइंडर, और यहां पर हम लोग जो बात करते हैं वो घात की बात करते हैं, पावर की, शेषफल हमारा बचता है 1, तो घात भी क्या रहेगी, 1 रहेगी। शेषफल बचता है 2, तो घात भी क्या रहेगी, 2। शेषफल बचता है 3, तो घात भी क्या रहेगी, 3। शेषफल बच जाए 4, क्या कभी शेषफल 4 बचेगा, नहीं बचेगा भाई। 4 से भाग दोगे तो कभी क्या शेष 4 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो शेषफल क्या, शेषफल हमेशा कम ही होता है, तो शेषफल क्या बचेगा, 0। और जब शेषफल 0 हो जाएगा तो घात भी हम लोग क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब ये बताओ कि 4 से भाग मैंने 23 में दिया, तो ध्यान देना, तो 4 × 5 = 20, शेषफल कितना बचा भाई, 3। और आपको मैंने बताया था शेषफल 3, तो घात भी क्या रहेगी, 3 रहेगी। यानी 2 की घात 3 होगी, और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक होगा। अरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे लिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही हर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने लिया, इसकी बात करते हैं। अरे बताओ हमें करना क्या है कि जो भी घात है, घात में हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से। और 4 से भाग दे दिया तो 4 × 8 = 32,
4 8 या 32, लेकिन हमें तो शेषफल से मतलब है, रिमाइंडर से मतलब है, तो 4 8 32, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, और 3 की घात 1 कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा। यानी कुछ भी नहीं करना है, हम लोग डायरेक्टली इनको कर सकते हैं। ऐसे मैंने लिया भाई 412 की घात 26, तो हमें करना क्या है, 4 से भाग देना है। तो आप लोग कहेंगे भाई 4 से 24, शेषफल कितना बचा, 2, और जब शेषफल 2 बच गया तो क्या होगा, यहां पर भी 2 है, 2 की घात कितना होगा, 2, 2 की घात 2 कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऐसे मैंने लिया 417 की घात 45। हमें करना क्या है, जरा बोलेंगे आप लोग, खुद बोले क्या करना है, हमें करना क्या है, हम लोग इस घात में किससे भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे, और 4 से इसमें डिवाइड दिया तो कितने बच जाएगा, 11 चौक 44, शेष पर कितना बचेगा, 1, तो 7 की घात 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 होगा। तो कहने का मतलब है कि हम इन क्वेश्चन को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको जो कैलकुलेशन करनी है वो केवल 4 केस में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तो करनी है हमें 2 में, एक हमें करनी है 3 में, 3 में, एक करनी है 7 में, और करनी है किसमें, 8 में। यानी 0 में, 1 में, 5 में, 6 में, 4 में और 9 में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। केवल जो कैलकुलेशन करनी है वो हमें केवल और केवल 4 केस में करनी है, 2 3 7 और 8 करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल वर्क पर, शीट पर, कि हम लोग शीट के क्वेश्चन को किस तरीके से और कितनी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को निकाल भी लिया होगा अब तक, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पहले बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। बताएंगे कि इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। वेरी गुड, निकालें, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, चलो देखते हैं, काम करते हैं, इस क्वेश्चन पर वर्क करते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई इसका इकाई अंक को हमें फाइंड करना है, और जब हमें से यूनिट डिजिट को फाइंड करना है, हाँ, तो हम लोग करेंगे क्या कि 3 का गुणा किया इस 7 में, 3 7 कितना हो जाएगा 21, तो 21 आ गया, 3 7 21, 21 1 आ गया, 1 का गुणा किया 6 में तो 6 आएगा, तो 6 8 48, 48 का इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा, और 8 में कितना हो जाएगा 72, कितना आएगा 2 आएगा, और 2 का गुणा इस 1 में करूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 7 14 कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा 4, तो भाई इकाई का जो अंक निकल के आया वो कितना आया है, वो 4 निकल के आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे भाई समझ में आया नहीं आया, अरे बताएं। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखते हैं जरा एक बार फिर से, 3 7 21, 1 हो गया, और 1 का गुणा किया 6 में तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 8 48 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 में कितना हो जाएगा 72, कितना आ गया 2 आ गया, और 2 का गुणा इस 1 में करूंगा तो क्या आएगा 2, और 2 गुणा 7 करूंगा तो 2 7 14 यानी 14 हो जाएगा, और 14 में इकाई अंक कितना होगा 4 होगा, और 4 का गुणा इस 1 में करूंगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और सबसे बड़ी बात है, इतना काम सोचने की भी जरूरत नहीं है, हमारे सभी ऑप्शन कैसे हैं, विषम हैं, और एक ही हमारा कैसा है, सम है। और आपको पता है यदि किसी भी सम संख्या कोई है और उसका हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी संख्या में कर दें तो सम ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। भाई 2 का गुणा मैंने 7 में कर दिया, भाई 2 सम संख्या है और ये क्या है, हमारी विषम संख्या है, मल्टीप्लाई करूंगा 14 आएगा तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी सम संख्या ही तो आ रही है। तो मैंने आपसे बोला कि यहां पर 86 सम संख्या है, और इसका मल्टीप्लाई किसी में भी कर दूं तो वो सम संख्या ही आएगा, और सम संख्या यहां पर ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो आंसर जो हमारा क्या रहेगा वो रहेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, इतना करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर, निकाले, बहुत बढ़िया। हाँ देखें जरा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो करना क्या है कि 4 का गुणा इस 7 में किया तो 4 7 28, 28 में जो इकाई का अंक है वो कितना है 8 है, और 8 का गुणा इस 6 में किया तो 8 6 48 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इस 8 का मल्टीप्लाई इस 8 में करूंगा 8 8 64 4 हो जाएगा, 4 9 36 कितना आएगा 6 आएगा, 6 7 42 कितना आएगा 2 आएगा, और 2 का गुणा इस 6 में किया तो कितना आएगा 12 है, और 12 में इकाई का जो अंक होता है वो कितना होता है 2 होता है, ठीक है ना। कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार देखना चाहेंगे, देखिए 4 गुणा 7 4 7 28 8 आ गया,
8 गुणा 6 कितना हो जाएगा 48, तो 8 आ गया। फिर 8 गुणा 8 कितना होगा 64, 4 आ गया। 4 9 36 कितना आ गया 6 आ गया। 6 7 42, 2 आ गया। 2 गुणा 6 कितना होगा 12, और 12 का जो इकाई का अंक है वो कितना होता है 2 होता है। इसीलिए जो हमारा इकाई का अंक था वो क्या था 2 था। अब ये रहा आपका नया क्वेश्चन, देखें सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हर एक लेवल के मैंने आपको क्वेश्चन डाले, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम का हुआ, चाहे वो सीजीएल जैसे मींस जैसे एग्जाम हुआ, ठीक है ना, हमने उस क्वेश्चन को भी इसमें डाला है। हाँ देखिए जरा, अब इसकी इकाई अंक की हम लोग बात करते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारा बॉड मास यूज हो जाएगा। यहां पर हमारा बॉड मास यूज हो जाएगा क्योंकि यहां पर ब्रैकेट भी लगे हुए हैं, ठीक है ना, यहां पर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, यहां पर ऐड भी हो रहा है, ठीक है ना, तो इन चीजों को पर भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा। देखो करते हैं क्या, ठीक है ना, आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा, जरा बताएंगे आपका आंसर क्या आ रहा है, सभी बताएं। जैसे करें कि 1 का गुणा इस 2 में किया तो कितना आएगा 2, और 2 का गुणा इस 3 में किया तो कितना आएगा 6, और इस 6 का मल्टीप्लाई इस 4 में किया तो हो जाएगा कितना 24, यानी 24 हो जाएगा। 24 और 24 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ऐसा मत करना कि 4 में 5 को जोड़ दो, मैं नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि पहले हमें सबसे पहले जो काम करना है वो कौन सा करना है कि ब्रैकेट वाला काम करना होगा। ऐसे ही ये प्लस का साइन है तो प्लस मैंने लगा दिया, इस 5 का गुणा इस 6 में किया तो कितना आएगा 30 आएगा। 30 में जो इकाई का अंक होता है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्लस का साइन है, फिर मैंने प्लस लगा दिया इधर, और 7 गुणा कितना हो जाएगा 8, कितना होगा 7 गुणा 8 कितना होगा 56 हो जाएगा 6, और 6 गुणा 9 कितना होगा 54, और 54 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 54 में जो इकाई का अंक है वो कितना है 4 है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या कि 4 और 0 4 रहेगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 होगा, और इसका जो इकाई का जो अंक निकल के आ गया है वो कितना आ गया भाई दोस्तों 8 निकल के आ गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, जब क्वेश्चन कोई भी है बस तरीके आपके ठीक है तो क्वेश्चन हम लोग हर क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे एक बार फिर से भाई, 1 गुणा 2 2, और 2 गुणा 3 कितना होगा 6, और 6 गुणा 4 कितना होगा 24, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा 30, यानी 0 आ गया, और 7 गुणा 8 हो जाएगा 56, और 56 में 6 हुआ, 6 गुणा 9 कितना होगा 54 में कितना होगा 4 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, यानी 4 और 4 कितना होगा 8, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे इसका इकाई का अंक क्या होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग बताएंगे इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखिए जरा, हम लोगों ने अभी भी देखा था कि 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देना किस में होगा घात में देना होगा। क्या बताओ मुझे यहां पर 4 से भाग देना है क्या, अरे भाई देना तो है लेकिन इसमें नहीं देना। और इसमें क्यों नहीं देना है, क्योंकि मैंने आपको बता चुका था यदि कभी भी 0 है, या कभी 1 है, या कभी 5 है, या कभी 6 है, और उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसमें तो भाग देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि यहाँ पर इकाई का अंक 6, चाहे उसकी घात कुछ भी हो, क्या बदलाव आएगा नहीं आएगा, 6 का क्या रहेगा 6 ही रहेगा, ठीक है ना, 6 का 6 ही रहेगा भाई। यहां पर क्या रहेगा 5 का 5 ही रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा 1 का 1 ही रहेगा। मैंने बोला चाहे घात तो कुछ भी हो उन पर कोई बदलाव नहीं आएगा। तो 6 और 5 11, 1 आ गया, और 1 और कितना आ गया 2 आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है भाई 2017 में, ठीक है ना। तो नॉर्मल तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना भाई, 6 है, इस चीज को मैं रिपीट फिर से कर रहा हूं, 0 1 5 6 हो तो घात में कोई बदलाव नहीं होता है, यानी उसके इकाई के अंक में कोई बदलाव नहीं होता। 6 का 6 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। तो 6 और 5 11, और 1 12 में इकाई अंक कितना होगा 2 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है आप लोगों को, और आप लोग समझ भी रहे हैं तो एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड में, क्योंकि चीजें बहुत आसान, चीजों को हम लोग पता नहीं किस फॉर्मेट से पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत चीज आसान है हमारे लिए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब करेंगे क्या हम लोग, यानी वही केस फिर आ गया, यहां पर इकाई का अंक 6 है, यहां पर हमारा 5 है, और यहां पर हमारा क्या है 1 है।
जब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 1 है, और अभी भी मैंने बताया था कि चाहे उनकी घात कुछ भी हो, इन पर कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि 6 का गुणा किया 5 में, 6 पंजे 30 हो गया, 0 आ गया, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या जाएगा, 0 रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और ये चीज तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, और क्या बताया था कि 5 वाले केस में हम लोग कभी कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो करते क्या थे, मैंने बोला था 5 है और संख्या सभी कैसी हैं, विषम हैं, यानी कैसी हैं, ऑड हैं, चाहे उनकी पावर कुछ भी हो तो क्या रहेगा, 5 ही रहता है। लेकिन 5 है और कोई एक संख्या कैसी आ जाए, सम संख्या आ जाए, यानी इवन नंबर आ जाए तो क्या रहता है, 0 हो जाएगा। तो क्या हम लोगों को यहां पर कुछ करने की, मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी? अरे भाई नहीं थी। आप लोग बोलेंगे कि सर यहां पर 5 था और यहां पर क्या है, एक सम संख्या आ गई है, इसीलिए इसका जो इकाई अंक क्या है, 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इन चीजों को भी ध्यान रखना है भाई, इनको भूलना नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको ये चीज बेसिक आपको बताया था कि इस तरीके से भी हम लोग इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अब ऐसा मत करना कि सर यहां पर भी हमारी क्या है, 5 आ गया और सम संख्या आ गई तो इसका भी 0 होगा। अरे भाई 0 तो 0 ऑप्शन में भी दे रखा है, क्या हमारा आंसर इसका 0 होगा? अरे भाई आंसर 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 तो तब होता जब ये साइन किसका होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। ये जो साइन है वो किसका है, प्लस प्लस के साइन दे रखे हैं ये, ठीक है ना। तो करना क्या है, यहां पर 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। तो 1 और 5 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। तो इकाई का जो अंक निकल के आएगा वो कितना आएगा, हमारा 2 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग बोलते रहिएगा साथ साथ में, इसका इकाई अंक क्या होगा, बताएंगे आप लोग। अब तो भाई कहानी बदल गई, कहानी चेंज हो गई। आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये तो घात की भी घात बन गई। मैंने बोला था घात की घात कुछ भी हो जाए, लेकिन जब इकाई अंक हमारा 5 है, 5 का क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा दोस्तों। चाहे घात की भी घात कुछ भी हो, चाहे कितनी भी पावर लगे हो, और मैं इसके आगे लगा दूं, ठीक है ना, तो और भी आगे लगाता जाऊं, इनके ऊपर और भी लगाता जाऊं, तो कोई बदलाव नहीं रहेगा। 5 का 5 ही रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, यहां पर 1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, यानी कोई बदलाव नहीं आएगा। और इन सबको जोड़ दूंगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, 1 आएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो कहने का मतलब है इकाई का अंक जो आएगा भाई क्या आएगा, 2 आएगा। अरे भाई ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बताएंगे इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखिएगा, यहां भी 2 की घात 2 की घात 2 है, 3 की घात 3 की घात 3 है, 4 की घात 4 की घात 4 है, 5 की घात 5 की घात 5 है, 6 की घात 6 की घात 6 है। क्या बताओ इसमें कोई बदलाव आएगा, नहीं आएगा। 6 का 6 ही रहेगा, 5 का क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, 4 में क्या रहेगा, अब बताओ भाई। अरे भाई 4 में क्या रहेगा, 4 की घात मैंने बोला था कैसा है, 4 की घात 4 16 है, यानी कैसा है, सम है। और 4 की घात जब सम होता है तो क्या रहता है, 6 होता है, 6 हो जाता है, ठीक है ना। मैंने बताया था आप लोगों को, जब 4 की घात विषम है, जब 4 की घात विषम है तो 4 ही रहता है, और जब 4 की घात सम हो जाए, इवन हो जाए, तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अब बात आती है इसमें, इसका मतलब यह है कि 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा क्या होगा, 3 की घात कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 3 की घात 3 भी है, ठीक है ना, क्योंकि 3 की घात 3 कितना होगा, 27। अब इसमें हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। भाई 2 की घात 4 कितना रहेगा, भाई 2 का गुणा यदि मैं 4 बार करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। भाई 2 की घात 4 16 हो जाएगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अब 3 की घात, अब 3 का मल्टीप्लाई मुझे 27 बार तो नहीं करना है, तो मैंने बोला था क्या करना है, इसमें 4 से भाग दे देना। और जब इसमें 4 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 4 6 24 चला गया ना, 4 6 24, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है, 3, और शेषफल 3 है तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शेषफल ये 3 है, 3 का 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी 2 का क्या रहेगा, 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा, 3 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 27 में कितना होता है, 7, और प्लस 7 कर देगा, यानी सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और जब सबको प्लस कर दूंगा तो अब सबको जोड़ दो भाई, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 है, तो 1 आ गया, 1 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 और 5 कितना हो गया, 12 में कितना आ गया, 2 आ गया, 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। तो 8 तो भाई इसमें है नहीं, देखते हैं कुछ गलती हुई है, मिस्टेक हो गई है इसमें। जैसे भाई 2 की घात 2 कितना हो गया, 4 हो गया, अब यहां पर कितना गया, 27 आ गया, 27 4 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा,
और कितना हो गया, तो नहीं यहाँ पर क्या लिखना भाई 6 लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है हम लोगों को, क्या लिखना है यहाँ पर 6 लिखना है, हमें 4 नहीं लिखना था। हाँ तो ध्यान देना क्या होगा, 6 और 7 कितना होगा 13, 13 में कितना आएगा 3 आएगा, 3 और 6 कितना होगा 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 4 आ गया, 4 और 6 कितना होगा 10 आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक होगा। कहने का मतलब है इकाई का जो अंक निकल के आया है वो कितना आ गया है 0 निकल गया। भाई 6 और 7 13, 3 आ गया, 3 और 6 9 हो गया, 9 और 5 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 6 कितना होगा 10 होगा, तो कितना हो जाएगा 0। कहने का मतलब है इकाई का जो अंक निकल के आ गया क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी 5 में और 6 में तो वही रहेगा, 4 की घात कैसी भाई सम है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन तो हमें इन दोनों में करनी थी बस, भाई 2 की घात ये 2 की घात 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 2 की घात 4 होगी तो 6 हो जाएगा। 3 का 27 थी, शेष पर 3 बचा, तो 3 की घात 3 कितना होगा 27 में कितना आएगा 7 आएगा, सबको जोड़ दिया तो हमारा जो इकाई का अंक जो आया है वो कितना आ गया 0 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आ गया। 9 क्वेश्चन बताना है कि इसमें इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, जरा बताएंगे आप लोग। देखते हैं। अब एक स्टूडेंट इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हुए क्या करता है एग्जाम में, सोचना स्टार्ट कर देता है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करें, और क्या होता है एक ये हो जाता है कि इसमें मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा और इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको नहीं छोड़ना भाई, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और जैसे ही आप लोगों ने एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्या सिलेक्शन पॉसिबल है? अरे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, वैकेंसी 100 होंगे तो कहने का मतलब है कि 10 लाख स्टूडेंट एप्लीकेबल होते हैं उसमें, ठीक है ना, अप्लाई करते हैं इस फॉर्म को, उस फॉर्म को, ठीक है ना। तो ध्यान देना इसको करना क्या है। मैंने बताया था कि जब कभी भी इस केस को लेकर के बात करते हैं तो मैंने आपसे बोला कि घात में किससे भाग देते हैं 4 से, और मान भी लिया कि यदि मैंने घात में 4 से भाग दे दिया, अब ये थोड़े ही करना है कि आपको पूरी संख्या में 4 से भाग देना होगा, ठीक है ना। तो पूरी संख्या में आपको 4 से भाग नहीं देना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको लेके चलता हूं, जैसे लिखा हुआ है कि 1 की घात 761 लिखा हुआ है, हालांकि इसमें तो एक ही रहेगा लेकिन मैंने एग्जांपल ले लिया है, यहां पर इसका तो इकाई अंक एक ही रहेगा लेकिन एग्जांपल लिया है। जब मैं इसमें 4 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगा, 4 से भाग दिया मैंने 761 में, तो क्या आएगा 4 1 4 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है ना। कितना आएगा ये 4 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ जो रिमाइंडर जो निकल के आ गया वो कितना आ गया है, तो शेषफल निकल के आ गया तो कितना आ गया है हमारा, वो 1 आ गया। क्या बताओ कि इतना काम करने की जरूरत है? नहीं है। आज के बाद में आपको करना क्या है, जब कभी भी आपको शेषफल 1 आ रहा है, जब कभी भी आपको 4 से भाग देना हो तो 4 से भाग देने के लिए आपको केवल और केवल 2 संख्याओं में भाग देना होगा, ठीक है ना, आपको पूरी संख्या भाग नहीं देना है, ठीक है ना। ये हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि 4 से डिवाइड किया जाता है तो किस तरीके से देंगे। जब कभी भी आपको 4 से भाग देना हो, जैसे मैंने लिखा कि 51424, क्या बताओ इसमें 4 से भाग जाएगा? क्या बताओ आप इसमें के 4 से भाग जाएगा, ठीक है ना। जैसे लिखा मैंने क्या इसमें 4 से भाग जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि सर देख लेते हैं, भाग देख लेंगे, लेकिन नहीं देना है आप लोगों को। आपको करना क्या होगा, जब कभी भी आपको देखना हो कि 4 से भागने के बाद लास्ट की 2 संख्याएं देखते हैं, क्या बताओ 4 का भाग 24 में जाता है, ठीक है ना, तो संख्या में भी 4 से पूरा भाग जाएगा। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है 32, यानी लास्ट की 2 संख्याएं 32 है, क्या है बताओ इसमें 4 से भाग जाता है? आप लोग कहेंगे कि सर 4 से भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 से भाग जाएगा। मैंने लिखा 15431 डिवाइडेड बाई 4, क्या बताओ इसमें 4 से भाग जाता है? तो आप लोग कहेंगे कि सर 31 है, 4 से भाग जाता ही नहीं है इसमें, तो इस संख्या में भी 4 से भाग नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है 4 से भाग देने के लिए आपको पूरी संख्या से मतलब नहीं होगा, आपको मतलब किससे है, केवल 2 संख्याओं से मतलब होगा, लास्ट की 2 संख्याओं से मतलब होगा। अब हमें नहीं करना है। अब ऐसे में दिया देखो 15 चौक 60 हो जाएगा, 4 से भाग दूंगा 61 में, 15 चौक 60 हो जाएगा, लेकिन शेष पर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो कहने का मतलब 1 बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब आते हैं जैसे जब मैंने 4 से भाग दिया तो कहने का मतलब है कि 1 में 4 से भाग दूंगा तो 15 चौक 60 तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यहां पर भी मैं भाग दूंगा 61 में 4 से भाग दूंगा तो 4 क्या होगा 15 चौक 60 होगा, यहां पे क्या बचेगा 2 की घात 1 बचेगा, क्योंकि आपको तो चाहिए क्या चाहिए शेषफल चाहिए। ऐसे में लिखा यहां पर क्योंकि
ऊपर जो पावर है वो 761 है, और 4 से भाग देने पर रिमाइंडर यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो यहाँ पर भी 4 की घात 1 बचेगा, यहाँ पर भी क्या बचेगा 5 की घात 1 बचेगा, प्लस और क्या बचेगा 100 की भी घात क्या बचेगा 1 बच जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कहने का मतलब 1 + 2 प्लस क्या होगा 3 होगा, प्लस 4 होगा, प्लस 5 होगा, और अब प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब करना इस क्वेश्चन में आप लोगों से इकाई अंक तो पूछा है, लेकिन वास्तविकता में वो क्वेश्चन था क्या, वो ये था, बस आपको क्या करना जोड़ना है, और 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होता है, ये चीज मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी आप लोगों में, जब तक आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखो, बहुत सारी चीजें मैंने बताई जो हम लोग पढ़ते ही नहीं, उन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है ना, तो उनको भी हम लोग नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। जब इसको करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योगफल क्या होगा, तो आप जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं कि समेशन n बराबर होता है n + 1 अपॉन क्या होता है 2, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और यहाँ पर n कितना है 100 है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 गुणा हो जाएगा 101/2 हो जाएगा, और 2 से भाग दूंगा इसमें कितना आएगा 50 आएगा, और 50 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो मैं ये कर भी देता हूं तो कितना होगा, ये 50 होगा, तो बताओ इकाई का जो अंक आ गया वो कितना आ गया 0 आ गया। तो कहने का मतलब है कि इसका भी जो इकाई का अंक आएगा क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन इतना काम नहीं करना है, आपको मैंने बताया था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल यानी सम क्या होगा। तो मैंने बताया था भाई 100 का आधा कितना होता है 50, तो क्या होगा उसको 2 बार लिख देते हैं। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है, तो जितना निकालना होता है तो उसका आधा करके 2 बार लिख देते हैं। ऐसे मैंने बोला कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल, तो क्या करेंगे 10 का आधा कितना होता है 5, और लिखेंगे कितने बार 2 बार, तो कितना हो जाएगा 55। और 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, 1000 का आधा कितना होता है 500, ठीक है ना, और कितने बार लिख देंगे आप लोग 2 बार लिख देंगे, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये आती है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे थे, क्या आपको यहां तक तो करना है, यहां तक तो आपको करना भी पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन की अप्रोच यहीं मिलती है हमारी। पर उसके बाद में आपको पता है 100 तक की संख्याओं का योगफल जो होता है, 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना होता है 5050, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। बस करना क्या है दोस्तों कि जो भी घात है घात में किससे भाग देना है 4 से भाग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताएंगे कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। हाँ मैंने बताया था 7 आ गया यहां पर नीचे, लेकिन इसमें तो करना पड़ेगा भाई। 7 आ गया लेकिन घात कितनी है 413। मैंने बोला था कि यहां पर क्या करना होगा 4 से भाग देना होगा, और जब 4 से डिवाइड देना होगा, क्या बताओ 4 से भाग आप लोग पूरे में देंगे, अरे भाई नहीं देंगे, अभी भी मैंने बताया था केवल किस में देंगे लास्ट की 2 संख्याओं में देंगे। और 4 से भाग दे दिया 13 में, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 में दे दिया तो 12, और शेष पर कितना हो जाएगा 1, तो 7 की घात 1 होगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब ये बात आती है 9 वाले केस में। भाई 9 वाले केस में तो हम लोग भाग नहीं देते, 9 वाले केस में क्या देखते हैं सम और विषम देखते हैं, ये क्या है विषम है, और विषम में क्या रहता है 9 ही रहता है, ठीक है ना। अब देखा ये 4 वाले केस में भी हम लोग सम और विषम देखते हैं, भाई घात कैसी है सम है, तो क्या रहेगा ये 6 रहेगा। अब यहां पर बात करते हैं, अब ये 2 वाला केस आ गया। अभी देखो मैंने कहा भाई 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया 12 में, तो पूरा भाग चला जाएगा। अरे भाई पूरा डिवाइड चला गया, तो कहने का मतलब जब भाग पूरा चला जाए शेष पर 0 बचेगा, और जब शेष पर 0 तो 2 की घात कितना होगा 4, और 2 की घात 4 कितना होता है 6 हो जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा मत करना कि 2 की घात 4 का मतलब 2 4 8 आना चाहिए, भाई इसका मतलब ये होता है भाई 2 गुणा और 2 गुणा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी कितना आ रहा है ये 16, तो अभी मैंने यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा 7 9 63 3 आएगा, 3 गुणा 6 कितना 18 आएगा 8 आएगा, और 8 गुणा 6 कितना होगा 48 हो जाएगा, और 48 में जो इकाई का जो अंक होता है वो क्या होता है 8 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। लेकिन इतना काम करने की जरूरत नहीं, आप लोग यहीं पर सॉल्व कर दोगे, 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई ये 9 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 हो जाएगा, 2 की घात 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा, तो सीधा हम लोग डायरेक्टली वहां पर ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा एग्जाम में क्योंकि टाइम पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हाँ 513 गुणा 847 गुणा 258 गुणा, इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ये भी हमारी पॉसिबल होती है एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, तो ये मैंने खुद सेट किया है। तो ध्यान देना क्या है क्वेश्चन
कि 513 गुणा 847 गुणा 258 गुणा n, n यहां पर कोई एक संख्या है और इन सबका हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई कर दिया और जो इकाई का जो अंक निकाला वो कितना आ गया, 2 आ गया। इकाई का जो अंक आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो जो हम लोगों ने n संख्या ली है उसका इकाई का अंक क्या होगा, ये हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। यानी इसका जो इकाई का जो अंक होगा वो कितना हो सकता है। तो सबसे पहले देखना क्या हमारी इकाई के अंक की बात हो रही है, तो मैंने यहां पर लिया कि यहां पर इकाई का अंक कितना है, 3 है। और इसकी बात करता हूं क्या हो जाएगा, यहां पर ये 7 है गुणा क्या है 8 है और गुणा मान लिया यहां पर इकाई का मान लिया कि n है। और इकाई के अंक की बात करता हूं यहां पर क्या है 2 आ रहा है निकल के। तो ध्यान देना करना क्या है भाई, 3 का गुणा किया 7 में तो 3 7 21 तो 1 आएगा और 1 का गुणा किया 8 में तो ये बचेगा 8 गुणा n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें यहां पर एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें गुणा करने पर हमें इकाई का अंक कितना मिल जाए भाई, 2 मिल जाए। अब ध्यान देना, बताओ 8 में मैं किससे गुणा करूं कि 2 मिल जाए, तो आप लोग कहेंगे 8 गुणा यदि 1 लेता हूं तो 8 है ना, 8 मिलेगा यहां पर। भाई 8 गुणा यदि मैं 2 लेता हूं 8 दूनी 16 तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 8 गुणा 3 लेता हूं यहां पर तो 8 3 24 तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन हमें क्या लेना है 2। अब जैसे ही मैं लिखा 8 गुणा 4 तो पहली संख्या कितनी आ गई भाई, 4 आ गई, तो 8 चौक 32 हो जाएगा और 32 में इकाई का कितना होगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा भाई, अगली संख्या क्या होगी, 8 गुणा क्या होगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 गुणा 9 भी कितना होता है, 8 9 72, तो इकाई क्या होगा 2 होगा। कहने का मतलब है जो ऑप्शन निकल के आए हैं वो क्या हो जाएगा हमारे 4 और क्या हो जाएगा 9 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें बस सोचने पर मजबूर करता है कि वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई कौन कौन से नंबर हो सकते हैं भाई, 8 में गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त हो जाए तो कौन कौन से नंबर होते हैं, पहला तो होता है 4, क्योंकि 8 चौक होता है 32 और 32 में भी इकाई का कितना होता है, 2 होता है। और दूसरे क्वेश्चन की दूसरे नंबर की बात करता हूं तो दूसरा नंबर क्या है हमारा, ये 9 है, क्योंकि 8 गुणा 9 होता है 72 और 72 में भी इकाई का कितना होगा, 2 होगा। तो हमारे पास कितने नंबर प्राप्त हुए, 2 नंबर प्राप्त हुए। पहला कौन सा है 4 है और दूसरा कौन सा है 9 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आप अच्छे से समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ये हमारे सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारे सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं। निकालेंगे, कोशिश करेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ देखते हैं जरा। अब इसी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। कहने का मतलब है 433 गुणा 456 गुणा 43n का इकाई का अंक n+2 है। तो n का मान क्या होगा, कहने का मतलब है यहां पर n कोई एक अंक है जिसे हम लोगों ने यहां पर इकाई का अंक रिप्रेजेंट किया है और उसे हमें मल्टीप्लाई करने के बाद में इस पूरे का जो इकाई का अंक मिला है वो कितना मिला है, n+2। मतलब क्या है, इस वाले नंबर से क्या है 2 ज्यादा है। जरा देखते हैं इसे भाई, 3 का गुणा किया 6 में तो 18, 3 गुणा, क्योंकि इकाई अंक की बात आ रही है 3 गुणा 6 कितना 18, 8 आ गया। अब क्या है भाई 8 गुणा, अब इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा n, और आपको क्या मिलना चाहिए, n प्लस क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, n+2 मिलना चाहिए। तो सीधे सीधा मैं तो आंसर लगा सकता हूं कि भाई 6 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कैसे 6 हो जाएगा भाई, ध्यान दें, यदि मैं इसे 8 ही लेता, यदि मैं यहां पर n की वैल्यू 8 लेता तो यहां पर कितना आना चाहिए था 10, लेकिन 10 तो पॉसिबल ही नहीं होता है क्योंकि 10 तो हमारे 2 अंक हो जाते हैं। ठीक है ना, और इकाई अंक थोड़ी मिलेगा हम लोगों को, तो 8 तो होगा ही नहीं, 8 तो वैसे ही हट जाएगा। मान लिया यदि मैं 3 लेता तो मुझे यहां पर क्या मिलना चाहिए, मुझे यानी 2 ज्यादा मिलना चाहिए, और 8 गुणा 3 कितना होता 24, तो यहां पर तो हमें 4 ही मिल रहा है, लेकिन आपको यहां पर जो नंबर मिलना चाहिए वो 2 ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि यही तो बोल रहा है यहां पर। ऐसे ही मैंने यहां पर 5 लिया, यदि मैं गुणा 5 करता हूं और 8 गुणा 5 हो जाएगा तो तब क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। भाई ये तो कम हो गया, हमें तो क्या मिलना चाहिए था, हमें 7 मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है यदि मैं 8 का मल्टीप्लाई किसमें कर दूं, 6 में कर दूं, तो क्या मिलेगा 48। क्या बताओ इस वाले नंबर से क्या ये नंबर 2 ज्यादा है, क्या ये 2 ज्यादा है, भाई 2 ज्यादा है। इसीलिए जो हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो 6 आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारे सीजीएल में पूछा हुआ एक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है ना, और आगे देखते हैं
आपको समझ में भी आया होगा भाई। कहने का मतलब ये है बस यहाँ पर n यहाँ पर नंबर है वो तो ठीक है, लेकिन जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद में संख्या मिलेगा, जो भी अंक मिलेगा वो क्या होना चाहिए, बस 2 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, 2222 की घात n का इकाई अंक कितना है, 6 है। तो यहां पर ये बोला गया है कि 6666 की घात जो n होगी उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। तो देखते हैं क्या है। आपको पता है कि 2 की घात, हमें तो बस इकाई अंक से मतलब है, 2 की घात यदि मैंने n ले लिया तो इकाई का अंक वो क्या मिला, हमें 6 मिल रहा है। अब ये बताओ कि 2 की घात में n है तो n की वैल्यू क्या लूं तब 6 हो जाएगा। तो आपको पता है जब n की वैल्यू में क्या लूंगा, मैं 4 ले लूंगा, और n की वैल्यू में 4 लूंगा तो कहने का मतलब है तभी तो होगा, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तभी तो 6 होगा भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होगा 16, तभी तो 6 आया है। बस आपको यहां पर ये लेना है कि n की वैल्यू को हमें क्या लेना है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। अब इसके बाद हाँ, तो कहने का मतलब है कि n की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, यहाँ पर निकालनी है, 4 हो गए। अब सबसे बड़ी बात है जब n की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी, यहाँ पर यानी 4 आ गई, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यहाँ पर 6 है और उसकी भी घात मैंने ले लिया क्या, 4 ले लिया है। और जब 6 की घात 4 लूंगा, और आपको बताया कि 6 की घात कुछ भी क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये तो मैंने बस इसलिए बताया है, यदि यहाँ पर 6 नहीं होता और कुछ होता, और आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के ही इसका आंसर दे सकते हैं भाई। 6 की घात चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, तो उसके इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। कोई भी हमें कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारे CTS 2019 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन। हाँ, तो 3 की घात ये 98 है और -3 की घात ये कितना है, 89 है, यानी 89 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था 3 वाले केस में तो आपको डिवाइड देना ही पड़ेगा। अरे भाई आपको क्या देना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें मैंने 4 से भाग दिया और इसमें भी मुझे 4 से भाग देना पड़ेगा। और आपको पता है जब 4 से भाग देंगे तो 24 चौका 96 हो जाता है, 96, लेकिन रिमाइंडर जो बचा, जो शेषफल बचा वो क्या बचा, 2 बचा, और 3 की घात 2 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस की बात करता हूं इधर में, क्योंकि हमें भी 89 में भाग देना है। तो 4 दूनी 8, 4 1 4, तो क्या बचेगा, 3 की घात 1 बचेगा। अरे भाई 3 की घात 1 ही बच जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 है हमारा, क्योंकि 22 चौका 88 हो जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, तो 3 की घात 1 हो गया। और आपको पता है 3 की घात 2 9 होता है, -3 हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अरे भाई फास्ट करते जाइए, बहुत जल्दी करते जाइए, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा हो, हमारा ये बेसिक सही हो जाता है तो क्वेश्चन चाहे किसी भी लेवल का बन जाए, हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद ये भी हमारे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, CGL मेंस के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, और हर सेट में आया था इस तरीके से लेकर के। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर, जरा बताएंगे आप लोग, कोशिश करेंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, बहुत बढ़िया। हाँ देखते हैं जरा, अब करना क्या हम लोगों को, 633 की घात 24 है, 277 की घात 38 है, प्लस 286 की घात कितनी है, 54 है, यानी क्या है, 54 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, ध्यान दें। देखो 24 में मैंने 4 से भाग दिया तो पूरा पूरा चला गया, और पूरा पूरा भाग चला गया है तो घात क्या आती है, 4 ही रहती है। और 3 की घात 4 का जो मतलब होगा वो क्या होगा, 81, तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो मतलब इसमें कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे में लिया कि यहां पर यदि मैं 4 से भाग देता हूं तो 4 9 36, तो शेष पर कितना बचेगा, 2, और माइनस क्या होगा, 7 की घात 2 होगा। जब 7 की घात 2 होगा तो क्या होगा, ये काम करने की जरूरत नहीं, ये तो बस आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो 49 कितना आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब देखो 6 की घात तो कुछ भी ना हो, मतलब ही नहीं, हम लोगों को क्या रहेगा, ये 6 ही रहेगा। तो होगा क्या, 6 और 1 कितना आ गया, 7 - 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना आ गया, ये माइनस का 2 आ जाएगा, कितना आएगा, ये -2। और आपको पता है कि इकाई का अंक कभी भी माइनस नहीं होता है। अब करना क्या है हम लोगों को, वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे कोई नंबर लिखा मैंने 3251,287, आपको ये माइनस करना है, आपको ये क्या करना है, माइनस करना है।
और जब माइनस करना तो आप लोग करेंगे क्या कि सर 1 में से 7 माइनस कर दूं, लेकिन माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है, जैसे कि यहां पर छोटा है, आगे वाला नंबर कैसा है? छोटा है। अब जब 1 में से 7 माइनस किया तो नहीं होगा, तो यहां से हमें क्या लेनी पड़ती है? कैरी। और कैरी कितने की होती है? 10 की। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 11। भाई 11 क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पर हम लोगों ने क्या किया है? 10 में जोड़ा है। और 11 में से 7 माइनस कितना हो गया? 4। तभी तो ये निकल के आया हमारा इकाई अंक। कितना निकल के आया है? 4 आया। अब ऐसे ही मैं मान लेता हूं, ये तो हमारा इकाई अंक मान लेता हूं कि ये नंबर नहीं होते, और मैं कहता कि यहां पर आगे कोई संख्या लिखी हुई है, तो भी क्या करते? तो भी करते कि सर 1 में 7 माइनस करूंगा तो यहां पर आगे भी कोई नंबर होगा, तो कैरी लेनी पड़ेगी 10 की। तो क्या होगा? 11 में 7 माइनस करो तब 4 आ जाएगा। ठीक है ना? यदि मैं ऐसे कर दूं इसको, तो कि इसको ऐसे करना हो कि 1 में से करना हो 7 माइनस करना हो, तो आप लोग क्या करेंगे? सर ये कितना है हमारा? ये माइनस का 6 हो जाएगा, और इसमें मैं 10 जोड़ भी दूं तो कितना बचेगा? 4, जो अभी भी बच रहा था। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं क्या जोड़ दूंगा? 10, क्योंकि हमें कैरी लेनी पड़ती है। तो बताओ कितना बचेगा? ये क्या बचेगा? 8 बचेगा प्लस का। तो हमारा जो इकाई का जो अंक निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 8 आएगा। यानी माइनस वाले केस में आपको कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या कर देना है, जैसे ही माइनस का कोई एक अंक आ जाए उसमें 10 जोड़ देंगे। और 10 क्यों जोड़ा वो मैंने आपको बता दिया है पूरा, क्योंकि हमें कैरी लेनी पड़ती है, इसीलिए हमें 10 क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था एग्जाम में। हाँ, देखते हैं जरा भाई, यहां पर इसको सॉल्व करके देखेंगे। यहां पर 164 की घात 169 है, 3 की पावर 337 है, 724 की पावर कितनी? 726 है। जरा देखते हैं इसको भी। क्या यहां पर 4 है, यहां पर 169 है। जब ये 169 है तो कहने का मतलब है कि हमें तो सम विषम देखना है। घात कैसी है? विषम है, ऑड है, तो क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। और यहां पर हम लोगों ने क्या किया? 4 से भाग दिया तो 37 में 4 में 36, तो शेष पर 1 बचेगा, तो कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। और 4 से भागे 26 में दे दिया, क्योंकि 2 ही अंक में देना होता है, तो 4 6 24, तो शेष पर 2 बचेगा, 2 ले बचेगा। तो यहाँ पर 7 है, 7 की घात 2 कितना हो जाएगा? 7 की घात 2 49 होता है, तो 9 आ जाएगा। जब इनको जोड़ा तो 4 और 3 कितना आएगा? 7 माइनस 9 होगा, तो क्या बचेगा? -2। और हमें पता है जब भी माइनस बचता है तो 10 क्या करते? जोड़ देंगे, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? डी ऑप्शन निकल के आया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, ये भी क्वेश्चन सीजीएल में ही पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि पहली 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई का अंक ज्ञात करें। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर। आपको जो योगफल निकालना है वो 111 पूर्ण वर्ग संख्याओं का योगफल आपको फाइंड करना है। अब सबसे बड़ी बात है, जब तक आपको ये पता नहीं कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है ना, तब तक आप इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, आप गलत दे देंगे आंसर इसका। आप लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया होगा कि पहली 111 संख्याएं हैं तो जोड़ना है, तो आप लोग कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 7 क्या कर देंगे? 111 कर देंगे इस तरीके से। और क्या कर दिया होगा आप लोगों ने कि समेसन 111 वाला फॉर्म लगा दिया था। अभी अभी मैंने लिखा था कि 111 गुणा हो जाएगा 112 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से काटूंगा इसको, कितनी बारी है? 2 से काटेंगे इस वाले नंबर को, क्योंकि 111 गुणा हो जाएगा 112 हो जाएगा बटे 2। 2 से काटूंगा 2 पंजे 10, 2 6 12, और 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर गुणा करूंगा तो 6 गुणा 1 जो आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। और आप लोग आंसर क्या लगा देंगे? 6 लगा देंगे। लेकिन ये कैसा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और ये गलत क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों ने जो निकाल दिया है वो क्या निकाल दिया है? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल दिया है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं ही 1 से स्टार्ट होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि आपसे क्या पूछा है? और आपसे पूछा है पूर्ण संख्याएं, जिसको बोला जाता है क्या? होल नंबर। और जब होल नंबर की बात करेगा तो हमें क्या करना होगा वो थोड़ा समझ लें। लेकिन आपको इतना नहीं करना था, आपको करना है वो थोड़ा समझ लें, क्योंकि आपको जो निकालना है वो 111, देन फाइंड द सम ऑफ द 111 होल नंबर। अब करना क्या है बताओ? पहली पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। दूसरी कौन सी होती है? ध्यान से समझना, पहली होती है हमारी कौन सी? 0। पहली जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, दूसरी कौन सी होती है? 1, और तीसरी कौन सी होती है?
2 और चौथी कौन सी होती है 3 और पांचवी कौन सी होती है 4 और ऐसे ही 111वीं कौन सी होगी 110 हो गई। अब आप कहेंगे कि सर हमने 110 तक क्यों नहीं लिखा है, तो ध्यान से समझना, मैंने बोला है पहली तो 0, मैंने कहा दूसरी तो 1 लिख रहे हैं, मैंने कहा तीसरी तो क्या लिख रहे हैं 2, मैंने कहा चौथी तो क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, यानी 1 कम लिख रहे हैं। ऐसे मैंने कहा 111वीं तो क्या लिखेंगे 110 लिखेंगे। कहने का मतलब है आपको 110 तक की संख्या को जोड़ना है, न कि 111 तक की संख्या को जोड़ना होगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 का तो कोई महत्व ही नहीं होता है। तो क्या आएगा यहां पर आएगा 110, तो क्या होगा 110 गुणा हो जाएगा 111 बटे हो जाएगा 2 और 2 से काटूंगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 कितना हो जाएगा 55, और इस 5 का मल्टीप्लाई से 1 में किया तो 5 सेकंड कितना हो जाएगा 5 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को कोई गलतियां नहीं छोड़नी है भाई अपने पीछे, क्योंकि हम लोगों ने गलती कर दी तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है हमारे एग्जाम में, ठीक है ना। तो उन चीज़ों पर बहुत ही सावधानी हमको रखनी होगी, क्योंकि चीज़ें गलत होंगी तो हमारे लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया होगा उसमें से भी हमारे मार्क्स काट लिए जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हुई है वो हमारी पूर्ण संख्याओं को लेकर के बात हो रही थी, न कि प्राकृतिक संख्याओं को। हाँ, हालांकि ये बोलता कि प्राकृतिक संख्याओं का तो हमारा क्या आता 6 आता, लेकिन यहां पर जो बात हो रही थी वो हमारी पूर्ण संख्या को लेकर बात हो रही है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है 0 से, इसीलिए कहां तक आपको लिखना होगा 110 तक लिखना होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर है। अगला क्वेश्चन है, हाँ बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये भी। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? What will be the unit digit of the multiplication of all prime numbers? यानी सभी जो प्राइम नंबर हैं उनका यदि मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड करना है, सभी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड करके और आपको बताना है कि उसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का जो अंक होगा वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखना है 2 3, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें प्राइम नंबर पता होना बहुत जरूरी है। 2 है, 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर क्या 11 है, 13 है, अब कुछ और आगे भी। भाई प्राइम नंबर की मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था प्राइम नंबर किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मैंने 15 से लेकर के 20 प्रॉपर्टीज भी उसकी लिखाई थी, तो आप लोग जाकर के पार्ट सेकंड में जाके देखें कि प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है ये 2 3 5 7 11 13 है, और आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा। बहुत लोगों ने निकाल भी लिया होगा, तो ध्यान देना क्या होगा। मैंने बोला था कि जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन वाले केस में आपको यदि 5 दिख जाए तो वो हमारा काम आसान कर देता है, क्योंकि 5 यदि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में या तो 5 आएगा या क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। यदि ये अब ये बताओ इसमें क्या आएगा, क्योंकि यहां पर एक सम संख्या भी दी गई है और मैंने बोला था 5 भी है, 5 है और सम संख्या है, तो इकाई अंक क्या होता है 0। तो हमारा इसका जो इकाई अंक होगा क्या होगा 0 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। मान लेता यदि ये 2 ना होता, मान लेता ये 2 प्राइम नंबर ना होता तो क्या होता, तो भाई सभी संख्याएं कैसी हो जाती हैं, विषम संख्याएं हो जाती हैं। सभी संख्या कैसी हो जाती है, विषम संख्या हो जाती है, और आपको पता है जितनी विषम संख्या हो जाएंगे तो हमारा इकाई अंक क्या होता 5 होता। लेकिन क्या है दोस्तों कि 2 भी हमारा यहाँ पर शामिल है, इसलिए इकाई अंक क्या रहेगा 0, क्योंकि 5 और सम संख्या 0 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया भाई, यहाँ पर तो कोई भी डिजिट नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन के भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4। देखो इस तरीके से कहां तक लिखा हुआ है 10 की घात कहां तक लिखा हुआ है 10 तक लिखा हुआ है, तो और आपको यहां पर बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन बनना चाहे तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है, लिखा होगा 41 की घात 41, 42 की घात 41 की घात 41, 42 की घात 42, 43 की घात 43, 44 की घात 44, 45 की घात 45, और अप टू सो जो लिखा हुआ है वो 50 की घात कहां तक लिखा हुआ है 50 तक। कहने क्या मतलब है कि 10 का केस है, केवल 10 संख्याएं 41 से हो 50 तक, 31 से हो 40 तक, तो इस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान देना करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं भाई, 1 का केस है तो 1 का 1 ही रहेगा भाई। 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3 की घात 3 कितना 27 कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। ऐसे 4 वाले केस में, और हमारी घात कैसी है, सम है विषम है, सम है तो क्या रहेगा 6 रहेगा। 5 के केस में कुछ करना नहीं होता, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का क्या रहेगा 6 ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो 7 में करना पड़ेगा भाई, 4 से भाग दोगे 7 में
तो एक बार जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, और शेषफल 3 बचेगा तो आपको पता है 7 की घात 3 कितना हो जाएगा, 343, ठीक है ना। तो क्या होगा, 3 आ जाएगा, और 8 में मैंने 4 से भाग दे दिया, भाई पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और जब पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा और 8 की घात 4 कितना होगा, भाई 8 का घात गुणा 4 बार कर लेंगे हम लोग, कितना होगा, 6 आएगा, ठीक है ना। और 6 और प्लस भाई 0 में और 9 बचा, और 9 की घात कैसी हो गई हमारी, ये विषम है, और विषम में क्या रहेगा, 9 ही रहता है, 0 का क्या रहेगा, 0 में कुछ करना नहीं है। केवल हम लोगों ने कैलकुलेशन की, वो हमने 2 में की है, हम लोगों 3 में की है, 7 में की है और 8 में की है, बाद बाकी किसी में की है, बाद बाकी किसी में हम लोगों ने कैलकुलेशन नहीं की। जब इसको करेंगे, जब इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 2 आया, 2 और 6 कितना आएगा, 8 आएगा, 8 और 5 13, 3 आ गया, 3 और 6 कितना आ गया, 9 आ गया, 9 और 3 कितना आ गया, 12 आ गया, 2 आ गया, 12 में 2 होता है, 2 और 6 8 हो गया, और 8 और 9 कितना होगा, 17 में कितना 7 आया, 7 और 0 कितना होता है, 7 रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इकाई का जो अंक निकल के आया है वो कितना आया है, 7 आया। ऐसे इसकी बात करता हूं तो इसमें भी जो इकाई का जो अंक है, जो इकाई का जो अंक है इसमें भी कितना है, इसमें भी कितना रहेगा, 7 रहेगा। ऐसे ही मैं एक और लिख दूं कि 61 की घात 61, 62 की घात 62, 63 की घात 63, और अप टू 1 में लिख दूं कहां तक, 70 तक लिख दूं, 70 की घात 70 लिख दूं, तो इसमें भी क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। यानी 10 वाले केस में, 10 वाले केस में क्या रहता है, जहां हमारा 10 वाली लाइन होती है उसमें हमारा इकाई अंक क्या रहता है, 7 ही रहता है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, 7 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए आज के एग्जाम को देखते हुए, ठीक है ना, और किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं वो हमको ध्यान रखना है। हाँ, अब यहां पर ये बात हो रही है फैक्टोरियल को लेकर के, और जब फैक्टोरियल को लेकर के बात होती है तो क्वेश्चन हमारे किस तरीके से बनते हैं, हम इसका पहले बेस देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका बेस क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ, देखते हैं, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया और यहां पर हम लोग पहले सबसे पहले फैक्टोरियल की बात करते हैं। मैंने आपसे बोला कि एक फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा क्या होगा, 1 होगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होगा। 6 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई 2 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो 2 ही रहता है, 1 फैक्टोरियल 1 ही रहता है, 3 फैक्टोरियल का 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 3 12 दूनी कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, क्वेश्चन मैंने ले लिया, मैंने एक एग्जांपल ले लिया और यहां पर मैंने लिखा कि 32 की पावर मैंने लिख दिया है 31 फैक्टोरियल, और इसमें बताना है इकाई अंक क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल के तरीके से ले लिए, इसमें आपको ये बताना है इकाई अंक क्या होगा। इसको तो हम लोग नॉर्मल तरीके से कर जाएंगे क्योंकि मैं आपको इसका बेसिक पढ़ा दूंगा ना, तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको यहां पर ये बताना है कि इसका जो इकाई का अंक होगा, यानी 32 की घात 31 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। लेकिन हम लोग तो ये जानते हैं दोस्तों कि जब भी कभी घात की बात आती है तो घात में हम लोग किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। अरे भाई पावर में हम लोग किससे भाग देते हैं, 4 से। अब ये बात आती है, ये तो सर 31 फैक्टोरियल है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे उसकी हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान देना कि जब 32 है लेकिन हमें यहां पर मतलब 2 से है, लेकिन 4 से भाग दो, ये देखो क्या 4 से भाग 31 में जाएगा, ये बस हम लोगों को देखना है। आपको पता है कि 31 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 31 फैक्टोरियल का मतलब है कि 31 गुणा 30 गुणा 29 गुणा अप टू 1, इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे, इस तरीके से करते जाएंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा क्या आएगा, 1 आएगा। अरे ये तो मतलब होगा 31 फैक्टोरियल का, और हमें तो 4 से भाग देना। क्या बताओ इसमें 4 से भाग जाएगा, तो आप कहोगे कि सर इसमें 4 से भाग जाएगा। और क्यों जाएगा 4 से भाग, क्योंकि इसमें 4 आया होगा, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला ध्यान देना, क्या बताओ 4 फैक्टोरियल में 4 आएगा, तो आपने कहा भाई सर आएगा 4 फैक्टोरियल में 4 आएगा। क्या तो 5 फैक्टोरियल में 4 आएगा, तो आप लोग कहेंगे कि सर यहां पर भी 4 आया हुआ था,
क्या होता है 6 फैक्टोरियल 4 आएगा कि सर यहां भी 4 आया हुआ है, क्या इसमें 4 से भाग जाएगा? अरे भाई जिस संख्या में 4 से गुणा हो रहा होगा क्या उसमें 4 से भाग नहीं जाएगा? अरे भाई बिल्कुल जाएगा। क्या इसमें 4 से भाग जाएगा? क्योंकि 4 से गुणा हो रहा है इसलिए इसमें भी 4 से भाग जाएगा। क्या इसमें 4 से भाग जाएगा? अरे भाई इसमें भी 4 से भाग जाएगा। तो कहने का मतलब है यदि फैक्टोरियल में है और उसकी वैल्यू 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से कैसी है, ज्यादा है, तो उसमें हमेशा किससे भाग जाएगा? 4 से भाग जाएगा। ठीक है ना? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या बताओ 31 फैक्टोरियल में 4 से भाग जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर किसी भी संख्या में 4 से गुणा हुआ होगा तो उसमें 4 से भाग जाएगा। क्या इसमें 4 आया है? ठीक है ना? तो कहने का मतलब है मैं यहां पर लिख सकता हूं, और क्या लिख रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान देना, वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या लिख रहा हूं मैं? यदि घात 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से कैसी है, अधिक है, तो उसमें 4 से भाग जाएगा, यानी डिवाइड जाएगा। किससे भाग जाएगा? 4 से बढ़ जाएगा। और जब 4 से भाग चला जाएगा तो इसीलिए हम लोग घात क्या लेंगे? पावर में हम लोग क्या लेंगे? अरे भाई हमें पता था जब घात भाग पूरा चला जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा, और शेषफल 0 होगा तो घात क्या लेंगे? 4 लेंगे। तो कहने का मतलब है यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा? यहां पर मुझे लेना पड़ेगा 2 की घात क्या लेनी पड़ेगी? 4 लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए 4 फैक्टोरियल से क्या है? ज्यादा है, और जब 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होगा तो घात क्या आ गई? 4 आ गई। ये मैंने बताया है। तो घात हमेशा कितनी होगी? 4 होगी। और ये कब होगी? जब 4 फैक्टोरियल से क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई 2 की घात 4 कितना होता है? 16, तो कितना आएगा? 6। तो कहने का मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 हो जाएगा। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, जरा बताना 217 की घात 257 फैक्टोरियल। अब बताओ इसमें क्या होगा? भाई 217 की घात 257 फैक्टोरियल है, और आपको यहां पर यह बताना है कि इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। तो मैंने आपसे बोला कि इसका इकाई अंक कितना है भाई? 7 है। इसका जो इकाई अंक है वो कितना है? 7। लेकिन हमारी घात कितनी है? 257 फैक्टोरियल। लेकिन हमें क्या देखनी है? यदि घात हमारी 4 फैक्टोरियल ज्यादा है, भाई ये तो बहुत ज्यादा है, तो इसमें 4 से भाग जाएगा, क्योंकि जाएगा, और जाएगा तो घात क्या आएगी? 4 आएगी। तो क्या होगा? ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 7 की घात 4 का मतलब हो जाएगा कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना? ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इन 2 तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक तो घात वाला बन जाता है, और एक कौन सा बन जाता है? आधार वाला भी क्या हो जाता है? बन जाता है। यदि आधार भी हमारा फैक्टोरियल में है तो किस तरीके से करेंगे? ठीक है ना? तो ये जो केस रहा है हमारा, इसकी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसकी जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कब है? ये कब है? जब हमारी घात 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल क्या है? ज्यादा है। अब आगे नेक्स्ट आते हैं। ये तो घात वाली बात रही। अब बात करते हैं हम लोग बेस की। मैंने लिखा 32 फैक्टोरियल की पावर 29। मैं फैक्टोरियल भी लगा सकता हूं। यहां पर जो केस आ रहा है वो आधार का केस आ रहा है। किसका आ रहा है? ये आधार, जिसे हम लोग बोलते हैं बेस। जब बेस का केस आता है तो थोड़ा समझना। अब ये बताओ क्या है? 32 फैक्टोरियल है। मैं मानता हूं, ध्यान से थोड़ा समझना है कि ये 4 फैक्टोरियल है, तो बताओ इसका इकाई क्या? नीचे क्या रहेगा? 4 गुणा 3 4 3 12 2 हो जाएगा। 2 गुणा 6 12 2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 4 3 12 2 होगा। 2 दूनी कितना होगा? 4। इसका कितना आ गया? 4 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 फैक्टोरियल हुआ तो क्या आ गया भाई? 5 आ गया। तो 5 गुणा 6 कितना हो गया? 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी 6 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं तो भाई 6 में भी 5 आया होगा। ठीक है ना? कहने का मतलब 5 कब आएगा? यदि वो यदि मैं कहता हूं भाई 7 फैक्टोरियल की बात करो तो आप लोग कहेंगे भाई 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, इस तरह से करेंगे नहीं करेंगे? तो कहने का तो 5 आया हुआ होगा। भाई 5 कब आएगा? जब वो नीचे वाला आधार 5 फैक्टोरियल है या 5 फैक्टोरियल से क्या है? ज्यादा हो। ठीक है ना? तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से हो जाएगा नीचे। ठीक है ना? क्योंकि 32 फैक्टोरियल का मतलब होगा कि भाई 32 गुणा होगा 31 गुणा क्या आएगा? 30 गुणा +1 क्या आएगा? होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा क्या होगा? 1 हुआ होगा। और इसकी घात 29 फैक्टोरियल है। जब हमारा नीचे ही 0 बन गया, चाहे घात उसकी कुछ भी ना हो, तो उसका हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो कहने का यहां से क्या निकल के आया? यदि आधार 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से क्या है?
अधिक है तो इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 0 होगा। ठीक है ना, उसमें तो कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो बहुत ही आसान बन गया। जब हमारा आधार ही 0 हो गया तो उसकी घात चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो यहां से दो चीज हमें पता लगी है। अब आप कहोगे सर इसमें तो हम लोगों ने 4 से भाग ही नहीं दिया है। भाई 4 से भाग तो मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि नीचे ही जब 0 बन गया, और जब नीचे 0 बन गया इकाई का अंक चाहे घात उसकी कुछ भी ना हो, मैं कितना भी बड़ा लगा दूं, इसके भी ऊपर कुछ लगा दूं, ठीक है ना, तो कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सीधे सीधे हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है ना, और क्वेश्चन हमारा ये है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। मैंने बोला था ये था, इसमें तो घात है ही नहीं, और जब इसमें घात नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि मैंने बोला था यदि आधार हमारा 5 फैक्टोरियल है या 5 फैक्टोरियल से ज्यादा है तो उसका इकाई का हमेशा क्या रहता है, 0। तो इनका तो कोई महत्व ही नहीं है क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल उससे क्या है, ज्यादा है। लेकिन मतलब किससे है, इन चारों से मतलब है। अब 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या रहेगा, 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या रहेगा, 2, और 3 फैक्टोरियल को खोला था तो 3 दूनी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है इसका इकाई का। और 4 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो 4 की 12, 12 और 2 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, तो इसका कितना आएगा, ये 4 आएगा। कहने का मतलब बस हमें इतना कैलकुलेशन करनी है, बाद बाकी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है ना। तो सबको जोड़ दो, तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13। तो बताओ इसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा भाई। 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। तो कहने का मतलब है फैक्टोरियल वाला केस भी हमारे लिए क्या हो गया, बहुत आसान हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने यहां पर 2 चीजों को सीखा है। हाँ, हम लोगों ने कितनी चीजों को सीखा है, 2 चीजों को सीखा है। एक तो क्या सीखा है, जब हमारा आधार ही क्या है, फैक्टोरियल में है, और जब आधार हमारा फैक्टोरियल में हो जाए, जब आधार हमारा फैक्टोरियल में हो जाएगा तो क्या नहीं, फैक्टोरियल में और 5 फैक्टोरियल है या उससे ज्यादा है तो क्या रहेगा, 0। लेकिन घात हमारी ज्यादा है, घात हमारी केवल फैक्टोरियल में है, केवल घात फैक्टोरियल में है, तो क्या होगा, तो उसमें हमें 4 से भाग देना पड़ेगा, और उसमें 4 से भाग जाता है। तो घात हमेशा क्या लेंगे हम लोग, तो डिवाइड जो हमारी जो घात होगी वो हमेशा क्या आएगी, तो हमारी घात जो क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है ना। तो जो घात जो आएगी, जो पावर आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हाँ बताएंगे भाई। अब देखो मैंने बताया था यदि आधार आपको 5 फैक्टोरियल दिख जाए या उससे ज्यादा दिख जाए तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं भाई, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अरे बहुत आसान बना देते हैं ये चीजें। जब मतलब नहीं रहा तो अब देखना है करना क्या है भाई। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या रहेगा, 1 और उसकी भी घात क्या हो जाएगी,